केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, थियोरेटिकल क्वेश्चन बनाया है उसने। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। देखिएगा, तो जैसे कि सबसे पहले अगर मैं देखूँ, सबसे पहले आपको क्या कहा गया है, स्टेरिक फैक्टर पी के बारे में बात करी गई है इस क्वेश्चन में। अगर आप टिपिकली कोलिजन थ्योरी से जाओ ना, तो वो ये बोलता है कि मॉलिक्यूल्स एक-दूसरे से जितना कोलाइड करेंगे, एक-दूसरे से जितना टकराएँगे, उतनी ज़्यादा रिएक्शन होने की टेंडेंसी होगी, उतना ज़्यादा रिएक्शन फेवरेबल होने की टेंडेंसी होगी। तो वो कहता है मोर द नंबर ऑफ कोलिजन, मोर इज़ द टेंडेंसी ऑफ द रिएक्शन। अब अगर एक्सपेरिमेंटली देखा जाए तो एक्सपेरिमेंटली तो उसने जो इक्वेशन दिया वो क्या दिया, जैसे कि आर्हेनियस इक्वेशन था कुछ उससे मिलता-जुलता। उसने बोला K इज़ इक्वल्स टू सम Z इंटू e की पावर माइनस EA बाय RT। ऐसा इक्वेशन दिया उसने, जहाँ पे ये क्या था, ये रिप्रेजेंट कर रहा था नंबर ऑफ कोलिजन्स को। ये कोलिजन्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन अभी तक ये थ्योरी अधूरी थी। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया था, कोलिजन थ्योरी ने अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ़ इतनी ही बात करी थी कि Z क्या है, Z नंबर ऑफ कोलिजन्स है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हमारे जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, वो 1 सेकंड के अंदर मिलियन टाइम्स बार एक-दूसरे से कोलाइड कर जाते हैं, एक-दूसरे से टकरा जाते हैं। तो अगर मिलियन टाइम्स बार एक-दूसरे से टकरा जाते हैं, तो इसका मतलब तो 1 सेकंड के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत फ़ास्ट रिएक्ट करने चाहिए। लेकिन एक्चुअली में जब रिएक्शन फास्ट तो ऑब्वियसली होती है, लेकिन इतनी भी फास्ट नहीं होती जितना कि ये डाटा दिख रहा है हमें कि 1 सेकंड के अंदर मिलियंस नंबर ऑफ कोलिजन हो जाएँगे। अगर सारे ही कोलिजन अच्छे होते होंगे, हर कोलिजन से अगर रिएक्शन हो जाएगी, तो रिएक्शन बहुत फास्ट होनी चाहिए थी, लेकिन इतनी भी फास्ट नहीं होती है। वहाँ से ये बात समझ में आई कि ये जो इसने अभी तक इक्वेशन दी है, इसमें कुछ गड़बड़ है, इसमें कुछ ना कुछ और भी ऐड करना पड़ेगा। उसने ये बोला कि ज़रूरी नहीं कि हर कोलिजन सक्सेसिव कोलिजन हो, ज़रूरी नहीं कि हर कोलिजन की वजह से आपका रिएक्शन हो। कुछ कोलिजन्स ऐसे होते हैं जो कि रिएक्शन को करवाते हैं, जिनके होने के बाद रिएक्शन होती है, और कुछ कोलिजन्स ऐसे होते हैं जिनके होने के बाद शायद रिएक्शन ना हो। वो उतना कोलिजन में उतनी ताकत नहीं थी कि वो शायद उस रिएक्शन को करा पाएँ, या फिर उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं था। तो उसने वही बोला कि भई रिएक्शन कराने के लिए एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होने की ज़रूरत है, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी प्रॉपर शेप होने की ज़रूरत है। आप अगर चाहते हो A से B टकराए तो A से B ही टकराना चाहिए, ठीक है? और B भी अगर आप चाहो कि लेफ्ट साइड से टकराए तो ही रिएक्शन होगी, अगर बी राइट साइड से टकराएगा तो रिएक्शन ही नहीं होगी। तो इसका मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बी का जो स्टेरिक फैक्टर है वो भी मैटर करता है, उसका ओरिएंटेशन कि वो लेफ्ट साइड से टकरा रहा है कि राइट साइड से टकरा रहा है वो भी मैटर करता है। तो उसने क्या करा, उसने ये बोला कि अकेले Z से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे एक हमें स्टेरिक फैक्टर P भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, P भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तब जाके ये रिएक्शन एक्चुअल में कंप्लीट होगी। तो वहाँ से उसने बोला कि ये जो Z इंटू P है, ये मिला के बोल दो, इसको बोल दो आर्हेनियस कांस्टेंट A। तब जाके वो आर्हेनियस की इक्वेशन आई थी, K इज़ इक्वल्स टू क्या आया था, आर्हेनियस कांस्टेंट K इंटू E की पावर माइनस EA बाय RT। जहाँ से मैं ये कह सकता हूँ, अब इस डेटा से इतना सब बातें कहने के बाद, अब मैं ये कह सकता हूँ क्या, कि जो Z जो मेरा था इंटू P इज़ इक्वल्स टू है A, जिसमें से A क्या है, ए तो वो है जो कि एक्चुअल में कोलिजन्स हो रहे हैं, और जेड वो है जो कि थ्योरेटिकली हम सोच रहे थे। जैसे मैंने अभी गैस का एग्जांपल दिया, मैंने बोला मिलियंस कोलिजन हो रहे थे, लेकिन मिलियन के मिलियन सारे के सारे थोड़ी ना आपके रिएक्शन कराने में संभव हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब उसमें से हो सकता है कि कुछ तो रिएक्शन करा रहे होंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स रिएक्शन कराने में असमर्थ होंगे। तो इसका मतलब है ये क्या है, ये तो टोटल कोलिजन दिखा रहा है। ये तो क्या है, ये तो एक तरह से थ्योरेटिकल बात कर रहा है। ये Z क्या है? ये Z तो थ्योरेटिकल कोलिजन को दिखा रहा है, जबकि ये एक्सपेरिमेंटल कोलिजन को दिखा रहा है, ये एक्चुअल कोलिजन्स को दिखा रहा है जो हो रहे हैं। ठीक है जी? तो यहाँ से अगर मैं इस P को निकालूँ, ये स्टेरिक फैक्टर P को निकालूँ, वो क्या आता है? वो आता है A, मतलब आर्हेनियस कांस्टेंट A, जो कि एक्सपेरिमेंटल कोलिजन्स को दिखा रहा है, डिवाइडेड बाय Z, जो कि आपका थ्योरेटिकल कोलिजन को दिखा रहा है, या फिर मैं कहूँ टोटल कोलिजन्स को दिखा रहा है। अब आप मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनो। आइडियली अभी तक हमने क्वेश्चन कुछ नहीं पढ़ा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, पढ़ेंगे। पहले ज़रा मेरे को ये बताओ, आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि ऑलवेज़ जो ज़ेड होगा, वो बड़ा ही होना चाहिए ए से? वही तो मैंने आपको बोला कि मिलियन टाइम्स कोलिजन होते होंगे, लेकिन उतने तब सारे के सारे हो सकता है सारे ही कोलिजन्स रिज़ल्ट ना करें आपके रिएक्शन को होने में। तो इसका मतलब है कि ज़ेड हमेशा ज़्यादा रहेगा और ए हमेशा कम रहेगा। जिसकी वजह से क्या है, अगर ये ज़्यादा रहेगा, ये कम रहेगा, तो P क्या है, P हमेशा ऑलवेज़ हमारा 1 से कम-कम आना चाहिए आइडियली। तो मैंने बोला इट शुड बी लाइक दिस, P 1 से कम होना चाहिए था। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में स्टेरिक फैक्टर P का जो डाटा दिया गया वो दिया गया 4.5, जो कि थोड़ा-सा इम्पॉसिबल तो है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है तो हमें मानना पड़ेगा भाई।
है ना जी? तो वैसे तो हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर इसने बोला है तो मान लेते हैं, ठीक है? और इसी के आधार पे इसने ये क्वेश्चन डिज़ाइन किया है। कह रहा है मान लो कि अगर p की वैल्यू 4.5 आ जाए, 1 से बहुत बड़ी है। अब बताओ कि अब अगर मैं ये सारे स्टेटमेंट कहूँ तो कौन-कौन से स्टेटमेंट ट्रू है? तो अगर इसने ऐसा बोल दिया ना तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकलता है? इसका इंटरप्रिटेशन ये निकलता है, जो कि एक्चुअली शायद हो कभी नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर ये कह रहा है तो हम मान लेते हैं। ये शायद ऐसा कुछ कह रहा है कि ए एक्सपेरिमेंटल, जो नंबर ऑफ कोलिजन एक्सपेरिमेंटली हो रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू जो थियोरेटिकल हो रहे हैं। ये तो ऐसा कुछ कह रहा है। कोई बात नहीं, असंभव है, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन में दिया है हम उस हिसाब से बात कर रहे हैं। तो फिलहाल अगर देखें तो इस क्वेश्चन में अब आपको क्या है जी, 2 स्टेटमेंट पकड़ में आ गए। कह रहा है एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ए को या फिर ज़ेड को फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं। उसमें से क्या कह रहा है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वाली जो वैल्यू है, वो बहुत ज़्यादा है किससे? जो आपकी प्रिडिक्टेड हो रही है आर्हीनियस से। तो एक्चुअली में मतलब ये है कि जो आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो ज़्यादा है थियोरेटिकल से। तो ये स्टेटमेंट आपका सही दिया है। अगर स्टेटमेंट नंबर डी की बात करूँ तो स्टेटमेंट नंबर डी भी वैसे अगर देखें तो गलत कह रहा है, क्योंकि ये इसका जस्ट उल्टा स्टेटमेंट है। ये तो ये कह रहा है कि जो एक्सपेरिमेंटल वाला है वो कम है और थियोरेटिकल वाला ज़्यादा है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। 4.5 वैल्यू तो तब आएगी जब एक्सपेरिमेंटल वाला ज़्यादा हो और थियोरेटिकल वाला कम हो। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर सी पे। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि सिंस वैल्यू इतनी हाई है तो इस रिएक्शन को कराने के लिए कैटलिस्ट लगेगा। अरे भाई कैटलिस्ट क्यों लगेगा जब रिएक्शन इतने प्यार से हो ही रहा है? आप ये कह रहे हो मिलियन टाइम्स जो रिया आपके कोलिजन होते हैं तो उससे भी ज़्यादा कोलिजन्स हो रहे हैं। तो अगर इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि थियोरेटिकली जो आप सोच सकते थे मैक्सिमम, उससे भी ज़्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रहे हैं, उससे भी ज़्यादा कोलिजन्स हो रहे हैं, ऐसे में तो रिएक्शन प्यार से हो जाएगी ना, आपको थोड़ी ना कैटलिस्ट लगाना पड़ेगा। तो ये तो कह रहा है 4.5 वैल्यू की वजह से तो आपको रिएक्शन में कैटलिस्ट लगाना पड़ेगा। नहीं भाई, कोई कैटलिस्ट नहीं लगाना पड़ेगा, रिएक्शन तो बड़े प्यार से हो जाएगी। कोई स्टेटमेंट नंबर ए पे आता हूँ, कह रहा है द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज अनअफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ स्टेरिक फैक्टर। कह रहा है जो एक्टिवेशन एनर्जी है रिएक्शन की स्टेरिक फैक्टर से अनअफेक्टेड रहती है। तो ये तो जनरल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही बात कह रहा है। इसका इस सब थ्योरी से ज़्यादा कोई लेना-देना नहीं है। आप सीधा-सीधा समझ सकते हो कि एक्टिवेशन एनर्जी का क्या एक्चुअली में स्टेरिक फैक्टर पे कोई डिपेंडेंसी है? नहीं जी। उसका नेचर ऑफ रिएक्शन पे हो सकता है, लेकिन स्टेरिक फैक्टर पे की कोई डिपेंडेंसी नहीं है। दैट्स व्हाई हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट और अनअफेक्टेड बाय द स्टेरिक फैक्टर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है, ये सही है। दैट्स व्हाई द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी ओनली। एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स से एक क्वेश्चन है, बड़े प्यार से देखना, धीरे धीरे देखोगे तो बड़े प्यार से ये स्टेटमेंट सॉल्व होती चली जाएंगी, लेकिन थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत है इस क्वेश्चन में। बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे कि इसमें आपसे क्या कहा गया है कि एक कंटेनर है, कह रहा है फॉर ए रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ए कंटेनर इन इक्विलिब्रियम। मतलब ये कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, और ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगी क्योंकि ये इक्विलिब्रियम की बातें कर रहा है ऑब्वियसली। और यहाँ पे ये भी आपसे कह रखा है इज इन इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग, मतलब कि ये जो सिस्टम और सराउंडिंग है ये भी दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में है। बाकी कह रहा है कि आपको कमेंट करना है के इक्विलिब्रियम पे कि वो घटेगा या बढ़ेगा इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी बढ़ने घटने की वजह से के इक्विलिब्रियम का क्या होगा, ये इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया। मतलब एक्चुअली ऑलरेडी आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि के इक्विलिब्रियम का एंट्रोपी की वजह से क्या होने वाला है, बढ़ेगा या घटेगा। आपको सिर्फ इतना बताना है कि इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट होल्ड कर रही है और कौन सी स्टेटमेंट होल्ड नहीं कर रही है। मतलब आपको ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो 2-3 चीज़ें इस क्वेश्चन में यूज़ होंगी थर्मोडायनामिक्स से। जैसे देखो, एक चीज़ तो आपको ऑलरेडी पता होगा। क्या पता होगा? कि डेल्टा जी जितना आपका नेगेटिव होगा, उतना ज़्यादा रिएक्शन के होने की टेंडेंसी होगी। इट मीन्स कि के इक्विलिब्रियम क्या होगा, उतना ज़्यादा बढ़ेगा जितना डेल्टा जी घटेगा। एक तो ये बात पकड़ में आई मेरे को। इसी बात से शायद अगर मैं अब अपने स्टेटमेंट नंबर 1 पे चलूँ तो शायद मेरा काफ़ी हद तक ये बात सॉल्व हो जाएगी। देखें ज़रा, कैसे स्टेटमेंट नंबर 1 क्या-क्या कह रहा है? देखें ज़रा। कह रहा है स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीज़ेस। अच्छा, पहले स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो हम ली चैटरल प्रिंसिपल में ऑलरेडी ये कंटेंट पढ़ते थे कि अगर हम क्या करते, किसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस रिएक्शन का के घट जाता है और उस रिएक्शन के होने की टेंडेंसी कम हो जाती है।
ये तो हम ली चैटलिन प्रिंसिपल पढ़ते हैं, तो मतलब स्टेटमेंट पहला हाफ तो आपका ट्रू लग रहा है, लेकिन उसने आपसे ली चैटलिन प्रिंसिपल के बेसिस पे ये स्टेटमेंट नहीं पूछा है, तो इसलिए हम उस बेसिस पे नहीं सोचेंगे। तो मैं डायरेक्टली उस बेसिस पे सोच के इसको सही या गलत नहीं कह रहा हूँ। मेरे को सोचना है इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी, मतलब आगे जो दे रखा है, बिकॉज एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम इज पॉजिटिव। इसके आधार पर मेरे को सोचना है कि जो ऊपर स्टेटमेंट दिया गया है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाने पे के इक्विलिब्रियम घटेगा, मतलब उस रिएक्शन के होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। क्या उसका एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम पॉजिटिव हो, तो क्या ये सही लॉजिक है? देखते जरा, देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं देखूं कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो आई होप ये आप सब में से सब लोग समझ पा रहे होंगे कि डेल्टा एच आपका सिस्टम का कैसा होगा। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, नेगेटिव होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट गिवन है? कह रहा है कि बिकॉज द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम इज पॉजिटिव। कह रहा है एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम पॉजिटिव है, ठीक है, तो ऐसा हो रहा है। अच्छा, अगर मैं कहूँ डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम, जो कि क्वेश्चन में ये सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कैसा है, पॉजिटिव है, तब ये कह रहा है ये चीज हो रही है जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, इसे चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखते हैं जरा ये चीज हो भी रही है कि नहीं हो रही है, जरा चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? अपना फॉर्मूला लगाते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ अगर मैं ये सब सब्स्टिट्यूट कर दूं, मतलब मैं कहूँ मेरे को क्या गिवन है, मेरे को गिवन है डेल्टा एच तो दे रखा है नेगेटिव, ठीक है, और डेल्टा एस कैसा दे रखा है, पॉजिटिव। तो आप खुद से सोचो कि ये प्लस माइनस आपस में माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है, माइनस 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 ही रहेगा, डेल्टा जी तो आपका नेगेटिव ही होगा। और ये ऊपर से कह रहा है कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, इट मीन्स कि वो ये कह रहा है इस टेम्परेचर को अगर मैं बढ़ाऊं तो क्या होगा। तो अगर इस टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव होगा, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव होगा, तो मैंने अभी अभी बताया कि अगर डेल्टा जी ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव होगा तो के इक्विलिब्रियम बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ तो ये क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि ये सब कुछ होने के बाद जब ये स्टेटमेंट होल्ड कर रहा है, ये स्टेटमेंट होल्ड कर रहा है, उस वक्त डेल्टा जी डिक्रीज कर रहा है और के इक्विलिब्रियम बढ़ रहा है। ये हमने निकाला। लेकिन एक्चुअली में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में तो कह रहा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के इक्विलिब्रियम आपका डिक्रीज होना चाहिए। तो कह रहा है क्या वो डिक्रीज होगा? नहीं जी, डिक्रीज नहीं, वो तो इंक्रीज होगा। हमने जो लॉजिक दिया, हमने जो सॉल्व किया, उसके आधार पे तो ये सब करने के बाद डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव आ रहा है तो के इक्विलिब्रियम बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ डिक्रीज दे रखा है, इसलिए मैंने स्टेटमेंट नंबर 1 को काट दिया, गलत कह दिया। स्टेटमेंट नंबर 2 पे आते हैं, बहुत ध्यान से देखना। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कहता है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। कह रहा है कि ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीजेस। मैं फिर से बोलूं, ली चैटलिन प्रिंसिपल ये सब स्टेटमेंट देता है, और ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट दिया है ऑन द बेसिस ऑफ ली चैटलिन प्रिंसिपल। कह रहा है कि अगर आप क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवरेबल होगी। बिल्कुल सही, यही हम पढ़ते थे ली चैटलिन प्रिंसिपल में। लेकिन हमें फिर भी ऑन द बेसिस ऑफ ली चैटलिन प्रिंसिपल हमें इसको करेक्ट या इनकरेक्ट नहीं कहना है। हमें तो जो लास्ट में उसके बाद दे रखा है, बिकॉज अनफेवरेबल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, इस बेसिस पे बताना है कि क्या ऊपर वाला स्टेटमेंट सही है या नहीं। ठीक है जी, ये जो ऊपर का हाफ दे रखा है यहां से यहां तक, ये नीचे वाले हाफ को अगर कंसिडर करें तो वो करेक्ट है या नहीं, ये हमें बताना है। तो अच्छा, देखते हैं पहले तो जरा ये समझे अनफेवरेबल चेंज और ये सारी बातें क्या क्या कह रहा है। तो सबसे पहले मैं मार्क करूं क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन कह रहा है, और क्या कह रहा है, अनफेवरेबल चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग। एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग पे कमेंट करना है। तो अच्छा, इन दोनों को एक दूसरे के साथ जरा रिलेट करने की कोशिश करते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन को सराउंडिंग से, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग से रिलेट करते हैं। अच्छा, तो देखना जरा, अगर मैं डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग लिखूं, तो इतना तो आप सब लोग एग्री करोगे कि डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग क्या है, वो होगा डेल्टा एच ऑफ द सराउंडिंग डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, होगा जी। अच्छा, अगर इसी चीज को डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग को मैं इन टर्म्स ऑफ सिस्टम लिखूं, तो कैसे लिखूंगा? देखना, जैसा कि आपको पता है, अगर डेल्टा एच ऑफ द सराउंडिंग अगर पॉजिटिव होता है तो डेल्टा एच ऑफ सिस्टम नेगेटिव होता है, और वाइस वर्सा, अगर ये नेगेटिव होता है तो डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम आपका पॉजिटिव होगा। इट मीन्स कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एच ऑफ सिस्टम अगर मेरे को लिखना हो, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ कि सराउंडिंग का डेल्टा एस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम अपॉन टेम्परेचर, ये मैं कह सकता हूँ। अच्छा, अब जरा देखते हैं क्या क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, किसके लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, अगर ये एंडोथर्मिक है तो क्या ये अनफेवरेबल है? देखते हैं जरा, जैसे ये कह रहा है कि अगर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो क्या ये अनफेवरेबल चेंज दिखाएगा। देखते हैं डेल्टा एच आपका कैसा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होने के कारणवश
ये आपका कैसा है, एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक मतलब ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो ओवरऑल अगर समथिंग पॉजिटिव डिवाइडेड बाय टेम्परेचर अगर आप देखो और आगे अगर माइनस लगा हुआ है तो ओवरऑल ये कैसा आएगा, ये आपका ओवरऑल नेगेटिव आ रहा है। और अगर नेगेटिव डेल्टा सराउंडिंग आता है कि इट मीन्स कि सराउंडिंग क्या कर रहा है, सराउंडिंग उस काम को होने को फेवर नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि ये अनफेवरेबल चेंज है। तो यू कैन से कि ये एक अनफेवरेबल चेंज है, ये अनफेवरेबल चेंज है जिसकी इसने क्वेश्चन में बात करी है। अच्छा, तो ये कह रहा है ये जो अनफेवरेबल चेंज है ना, जो डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग का जो कि एंडोथर्मिक होने की वजह से अनफेवरेबल चेंज है, वो आपका क्या हो रहा है, वो आपका डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो देखते हैं जरा क्या ये स्टेटमेंट सही है। कहता है कि अगर आप क्या करो, अब अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओ तो ऑब्वियसली आपको पता है इस इतने पार्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका क्या होगा, कम होगा। अगर इतने पार्ट का मैग्नीट्यूड कम होगा तो मतलब वो कम से कम नेगेटिव होगा, और अगर ये कम से कम नेगेटिव होगा तो ये कम से कम अनफेवरेबल होगा। वही तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि अनफेवरेबल चेंज ऑफ एंट्रोपी डिक्रीजेस। फेवरेबल चेंज आपका डिक्रीज कर रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो यहाँ तक तो हमने पकड़ लिया कि अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो ये जो अनफेवरेबल चेंज है, ये अनफेवरेबल चेंज आपका डिक्रीज कर रहा है। अब मेरे को बताओ कि अनफेवरेबल चेंज अगर डिक्रीज कर रहा है तो इसका के से क्या लेना देना है। तो आप ध्यान से सोचो, खुद ही सोचो कि आपकी जो सराउंडिंग है, वो सराउंडिंग में अगर मान लो अनफेवरेबल होता, सराउंडिंग में अगर अनफेवरेबल कंडीशंस बहुत ज्यादा हैं तो वो रिएक्शन को होने ही नहीं देंगे। अगर मान लो सराउंडिंग में अनफेवरेबल कंडीशंस आपकी मिनिमम से मिनिमम है तो वो रिएक्शन बड़े प्यार से हो जाएगा। इट मीन्स कि जो सराउंडिंग है वो बड़े प्यार से वेलकम कर रहा है आपके रिएक्शन को। इट मीन्स कि ये रिएक्शन हो जाएगा और रिएक्शन का के आपका बढ़ेगा। मतलब रिएक्शन होगा तो के तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही। तो इट मीन्स कि मैं कह सकता हूँ कि ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट दे रखा है, ये स्टेटमेंट आपका सही दे रखा है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूँ क्या? एक बार ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला? मैंने बोला सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट पढ़ा। स्टेटमेंट में मैंने देखा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है और उसके बाद आपको कुछ अनफेवरेबल चेंज इन सराउंडिंग की बात कर रहा है। सराउंडिंग के डेल्टा एस पे मैं डायरेक्ट कमेंट कर ही नहीं सकता था क्योंकि डेल्टा एच ऑफ द सराउंडिंग के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन। इसलिए मैंने क्या किया, डेल्टा एच ऑफ द सराउंडिंग को मैंने इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम के टर्म्स में लिख लिया। तो मैंने क्या किया, डेल्टा एच ऑफ द सराउंडिंग को यहाँ पे नेगेटिव लगा के डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम टर्म्स में लिख लिया। फिर उसके बाद अब देखने की कोशिश करी कि ये जो इसने कहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, वो हमने देखने की कोशिश करी। तो मैंने बोला कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ये अगर एंडोथर्मिक हुआ, तो पहली बात तो अगर ये एंडोथर्मिक है, डेल्टा एच अगर आपका पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है कि डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो ये क्या है, ये ओवरऑल जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगी। और डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग अगर नेगेटिव है तो मतलब जो सिस्टम है, जो सराउंडिंग है, वो अनफेवरेबल हो रहा है एक तरह से रिएक्शन के लिए। ये नेगेटिव जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अनफेवरेबल होगा, जितना कम होगा उतना कम अनफेवरेबल होगा। तो वही मैंने यहाँ पे दिखाया आपको कि अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे ये आपको पता है ओवरऑल जो ये टर्म है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ये ओवरऑल टर्म कम हो जाएगा तो ये कम से कम नेगेटिव होगा। अगर ये कम से कम नेगेटिव होगा तो ये जो अनफेवरेबल चेंज है ये कम से कम होगा। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे ही जो अनफेवरेबल चेंज है वो डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ तक इसको इससे रिलेट किया और ये बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। उसके बाद मैंने इस के को देखने की कोशिश करी कि के बढ़ेगा या घटेगा। तो मैंने बोला कि अगर आप क्या करते हो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, अनफेवरेबल चेंज आपका घट रहा है, इट मीन्स कि अनफेवरेबल चेंज अगर घट रहा है तो ये जो सराउंडिंग है में रिएक्शन को कराने की क्षमता बढ़ रही है। मतलब आपका रिएक्शन का अनफेवरेबल कंडीशंस आपकी कम से कम हो रही है। अगर अनफेवरेबल कंडीशंस कम से कम हो रही है तो ऑब्वियसली फेवरेबल कंडीशन ज्यादा से ज्यादा हो रही होंगी। मतलब कि रिएक्शन कराने की टेंडेंसी बढ़ रही है। इट मीन्स कि आपका के क्या होगा, के इंक्रीज करेगा। इसलिए स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सिमिलरली मैं स्टेटमेंट नंबर सी पे भी जाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। स्टेटमेंट नंबर सी को अगर मैं इसी तरह से क्रैक करने की कोशिश करूं तो देखते जा। सबसे पहले उसने बोला कि ये क्या है, कि आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है। अच्छा, और एंट्रोपी ऑफ दिस सिस्टम इज नेगेटिव। अच्छा, इसमें कोई फेवरेबल अनफेवरेबल वाली बात नहीं कर रहा है, तो मेरे को तो लग रहा है ये तो इजी कॉन्सेप्ट से, इसी कॉन्सेप्ट से हो जाएगा, हमें अननेसेसरी इस सब में घुसने की जरूरत नहीं है। इसी से हो जाएगा शायद ये, देखते हैं कैसे। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि इसने क्या-क्या दिया आपको, इसने दिया डेल्टा एच कैसा है, एंडोथर्मिक है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव है। ठीक है जी। अच्छा, अगला क्या कह रहा है, सिस्टम एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज नेगेटिव। अगर सिस्टम की एंट्रोपी आपकी नेगेटिव है
तो ऐसे में आपको पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। उसके आधार पे अगर मैं आपसे कहूँ कि ये कैसा है जी, ये तो आप मेरे को बोलो कि ये तो है पॉजिटिव, और मैं बोलूँ ये कैसा है, ये आप मेरे को बोलो नेगेटिव। तो अगर मैं आपसे कहूँ ये समथिंग पॉजिटिव है, ये समथिंग नेगेटिव है, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ओवरऑल डेल्टा जी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ओवरऑल डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा तो आपको पता है अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा तो के घटेगा, और उसमें भी अगर आप टेम्परेचर जितना ज्यादा से ज्यादा ले लोगे, यहाँ पे उसने बोला ना कि आपको टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो कह रहा है इंक्रीजिंग अगर टेम्परेचर है, तो ऐसे में के क्या होना चाहिए, के भी इंक्रीज करना चाहिए। तो देखते जरा, कह रहा है कि अगर आप इस टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो आपको पता है अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ओवरऑल ये पूरा ही टर्म बढ़ जाएगा, और पूरा ही टर्म बढ़ जाएगा तो ये ओवरऑल ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर ये ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव हो गया तो के तो ज्यादा से ज्यादा डिक्रीज करना चाहिए, लेकिन यहाँ लिखा है कि इंक्रीज कर रहा है। तो इस कारणवश मैंने इस ऑप्शन को भी काट दिया, ये भी गलत कह रहा है कि इंक्रीज नहीं करेगा, के तो डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट ध्यान से सुनना। नेक्स्ट आपको फिर से फेवरेबल या अनफेवरेबल की तरफ लेके जा रहा है, इसलिए मैं इस वाले कॉन्सेप्ट से सोचने की कोशिश करूंगा, इसको ध्यान से देखिएगा क्या क्या कह रहा है। सबसे पहली चीज जिसको मैं मार्क करूं वो है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपसे कहना चाह रहा है। यहाँ पे फेवरेबल चेंज इन सराउंडिंग डिक्रीजेस। अच्छा जी, तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग, ये आपको सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ बोला था ऐसे डी ऑप्शन में भी बोल रहा हूँ मैं, ये क्या होगा, डेल्टा एच ऑफ द सराउंडिंग डिवाइडेड बाय टेम्परेचर होगा, और डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम माइनस का डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम होगा डिवाइडेड बाय टेम्परेचर होगा। अब मैं आपको जैसे यहाँ पे क्रैक किया था सिमिलरली मैं यहाँ पे भी क्रैक करूँ कि अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ये नेगेटिव होगा, और अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो इट मीन्स कि ये टर्म भी ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो इट मीन्स कि ये सराउंडिंग क्या कर रही है, आपके रिएक्शन को फेवरेबल बना रही है, सराउंडिंग रिएक्शन को फेवरेबल कर रही है, फेवर कर रही है। तो ये एक फेवरेबल कंडीशन है रिएक्शन के होने के लिए। तो यहाँ तक तो स्टेटमेंट ट्रू है कि अगर एक्सोथर्मिक होगा तो सराउंडिंग फेवरेबल होगा। देखते हैं जरा ये डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा टेम्परेचर के साथ, और फिर उसकी वजह से के इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ये हमें चेक करना है। सो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो ऐसे में ओवरऑल ये पूरा टर्म कम से कम हो जाएगा, और अगर ये पूरा टर्म कम से कम हो जाएगा तो ऐसे में ये कम से कम पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट तो सही है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये जो आपका फेवरेबल कंडीशन आ रही थी एंट्रोपी में वो डिक्रीज कर जाएगी। इतना तो सही है, इसका इसके साथ रिश्ता तो सही है। अब इसकी वजह से के पे क्या फर्क पड़ेगा जरा उसको देखते हैं। तो ये आप नॉर्मली कमेंट कर सकते हो, क्या कमेंट कर सकते हो कि भाई अगर आपका डेल्टा एस जो आपका पॉजिटिव हो रहा था, मतलब रिएक्शन बड़ी खुशी खुशी होने की कोशिश हो रही थी, यू कैन से कि रिएक्शन होने पे सराउंडिंग को मजा आ रहा था, यू कैन से कि सराउंडिंग का डेल्टा एस पॉजिटिव हो रहा था, वो पॉजिटिव होना कम हो गया। अगर पॉजिटिव होना कम हो गया इट मीन्स कि रिएक्शन अब उतने प्यार से नहीं होगी, और अगर रिएक्शन उतने प्यार से नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो के इक्विलिब्रियम है वो भी डिक्रीज कर जाएगा। इट मीन्स कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इस स्टेटमेंट में सारी बातें ट्रू हो रही हैं कि आपका अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन को सोचूं तो ऐसे में ये फेवरेबल बन रहा है, इतनी बात सही थी। और उसके बाद मैंने ये देखा कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ अनफिचिन डिक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से के क्या होगा, के भी डिक्रीज होगा, इसलिए स्टेटमेंट नंबर डी भी करेक्ट है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आईआईटी ने डिजाइन किया था सन 2017 में, एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मेरे हिसाब से होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड यू कैन से कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, क्योंकि एस्टर की रिएक्शन है इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, आर एम जी एक्स के साथ इसकी रिएक्शन करा रखी है, उससे कुछ क्यू बन रहा है, देन आर बन रहा है, देन एस बन रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप रिएक्शन करते चले जाओगे तो बड़े प्यार से ये क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि सबसे पहले आपसे क्या कह रहा है, सबसे पहले आपसे कह रहा है कि आपके पास कोई बेंजीन है, ठीक है जी, और इसके यहाँ पे लगा हुआ है टर्शियम ब्यूट ऑक्साइड है, टर्शियोब्यूटाइल, टर्शियोब्यूटाइल यहाँ लगा हुआ है, और ऐसा है, और यहाँ पे एस्टर है। तो शायद आपको पता हो, आपने सुना हो कभी, अगर आपके पास कोई एस्टर हो, ठीक है, उस पे अगर आर एम जी एस की रिएक्शन करा दो एक्सेस में, तो ऐसा करने से क्या होता था, ये पार्ट एक तो निकल जाएगा, ठीक है, और ये सिंगल बॉन्ड ओ एच हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ओ एच हो जाएगा और दो आर यहाँ पे जुड़ जाएंगे।
तो ये जो है ये 2 बार आके इसके साथ 2 R जुड़ जाते हैं यहाँ पे, और ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड O हो जाता है, सिंगल बॉन्ड OH। तो वैसे ही कुछ मैं यहाँ पे भी करूँ, इसने 2 बार RMBS का मतलब 2 बार CH3MgBr का रिएक्शन कराया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आपका यहाँ पे क्या चेंजेस आए, ये ऐसे ही रहेगा, इसको ऐसे ही रहने दो, ये ऐसे 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 था, इसको क्या कर दो, इसको OH बना दो और यहाँ पे 2 R लगा दो। R क्या है यहाँ पे, CH3। क्वेश्चन पढ़ते चलना आप क्या क्या कह रहा है देखो। उसने बोला एक्सेस ऑफ CH3Br से मैंने इसकी रिएक्शन कराई, ठीक है ना, फॉलोड बाय एसिडिक वर्कअप, फॉलोड बाय एसिडिक वर्कअप। ऐसा करने से जो मिला उसको उसने नाम दिया Q। तो इसको लिखते चलते हैं, ये P है, ये Q है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है H2SO4 की प्रेजेंस में हीट कर दो। H2SO4 की प्रेजेंस में अगर आप हीट कर दोगे तो ऐसा करने से क्या होगा, आपको पता है H2SO4 की प्रेजेंस में अगर आप लेके चलो, अच्छा हीट नहीं कर रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पे है, हीट नहीं कर रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो मतलब ये एल्कीन नहीं बनाएगा। अदरवाइज शायद ये H2SO4 के प्रेजेंस में हीट करने से तो यहाँ एल्कीन वेल्कीन बन जाएगा। एल्कीन नहीं बनाना है, वो कह रहा है सिर्फ कार्बोकेटाइन बनाओ। तो अगर कार्बोकेटाइन बनेगा तो आपको पता ही है, अगर यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाए पॉजिटिव, ठीक है जी, वो प्लस बन जाएगा। वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। इलेक्ट्रोफाइल का काम करने के बाद अब वो इस बेंजीन पे अटैक मार सकता है। मतलब ये जो पॉजिटिव बना, ये पॉजिटिव खुद बेंजीन पे अटैक मार सकता है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, देखिएगा। जैसे ये है आपके पास, ये है और ये पॉजिटिव बन गया। अब ये पॉजिटिव क्या है, ये पॉजिटिव खुद जाके बेंजीन से जुड़ सकता है। कहाँ कहाँ जुड़ सकता है, या तो या यहाँ या फिर यहाँ। क्यों, क्योंकि ये जो है, ये जो कार्बन की चेन आ रही है, ये इसको एक्टिवेट कर रही है, तो इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पे या इसके रेस्पेक्ट में इसके पैरा पे जाके जुड़ेगा। पैरा पोजिशन तो वैसे ही खाली नहीं है, कहाँ जुड़ सकता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ या फिर यहाँ जुड़ सकता है। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे ऑर्थो पे इसको जोड़ दूँ और ये बना दूँ इसको क्या, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे आपका टैशुबिटाइल ग्रुप, और इस जगह पे ऐसे ऐसे ऐसे, और इसको इसके इससे जोड़ दो। ये मैंने बना दिया क्या, ये मैंने बना दिया इसका ग्रुप R। ऐसा करने पे आपका R बन गया। अब इस R का क्या करना है जी, इस R पे आपको कराना है एसाइलेशन। इस R पे आपसे कह रहा है कि आपको क्या कराना है, एसाइलेशन कराना है। अगर आप इस पे एसाइलेशन कराओगे, फील्ड क्राफ्ट एसाइलेशन, तो आपको याद होगा कि इसका COCH3 आपका जाके जो भी एक्टिवेटेड पोजीशन होगी उधर जाके जुड़ जाएगा। तो देखें जरा, COCH3 कहाँ पे जाके जुड़ेगा। पहले मैं बेसिक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, फिर देखते हैं कहाँ जुड़ेगा जाके। तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा और ऐसे। अब देखो जरा, COCH3 कहाँ पे जाके जोड़ूं। देखो जी, यहाँ पे इतने सारे ग्रुप है और ये बड़ा सा ग्रुप है, CH3 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 यहाँ लगे हुए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इधर और इधर तो जुड़ नहीं सकता। ठीक है जी, यहाँ कहीं तो जुड़ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ जुड़ेगा तो इसकी हिंड्रेंस, अच्छी खासी हिंड्रेंस लगेगी। बहुत मोटा सा ग्रुप लगा हुआ ऑलरेडी, यहाँ पे और यहाँ पे लगने ही नहीं देगा। फिर बची कौन सी, सिर्फ यही एक पोजीशन बची, और वैसे भी यही लगना चाहिए था। क्यों, क्योंकि ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन है, या तो ये या ये। तो इसके रेस्पेक्ट में इसके ऑर्थोपैरा पे या इसके ऑर्थोपैरा पे, तो इसका ऑर्थोपैरा तो यही है, तो यहाँ पे आके आपका क्या होगा, COCH3 जुड़ जाएगा। इसको भी नाम देख लेते हैं। इसका नाम क्या दिया इसने, S। ये S कंपाउंड है, ये R है, ये Q है और ये P है। अब देखते हैं जरा इसने क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है। ये आपसे पूछ रहा है पहला क्वेश्चन तो कि एस क्या है। तो एस क्या है वो देखना जरा, इन चारों में से आपको दिख रहा है क्या एस कहाँ पे है। ये कह रहा है एस बनाने के लिए, अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे 2 CH3 और थे, वो शायद मैंने गायब कर दिए। ये 2 CH3 यहाँ पे और होंगे, ऐसे 2 CH3 यहाँ और होंगे। ठीक है जी, ये 2 CH3 और जब आप लगाओगे तो शायद आप ऑप्शन नंबर ए पे पहुंच जाओगे। देखना जरा, ऑप्शन नंबर ए यही है। यहाँ पे आपके पास टर्शियोबिटाइल ग्रुप लगा है, बेंजीन है, उसके यहाँ पे COCH3 लगा है, देन 5 मेंबर रिंग हैविंग 2 CH3। तो ऐसा करने पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। और Q एंड R, द रिएक्शन ऑफ Q to R एंड R to S, ये पूछ रहा है कि क्या है। तो देखना Q to R तो क्या हुआ, Q to R तो एक तरह से एल्काइलेशन हुआ। भाई क्या हो रहा है, एल्काइलेशन ही तो हो रहा है, कार्बोकेटाइन बन के और फिर EAS हो जा रहा है आपका, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो ऐसा करने पे एल्काइलेशन है, तो ये तो हो गया फील्ड क्राफ्ट एल्काइलेशन। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एसाइलेशन हो रहा है। तो देखो जरा, क्या कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है कि पहले एल्काइलेशन हो रहा है फिर एसाइलेशन हो रहा है। तो एल्काइलेशन देन एसाइलेशन, द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर डी। एंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड पी ब्लॉक केमिस्ट्री, पी ब्लॉक केमिस्ट्री से है। और मेजरली अगर मैं देखूं तो थोड़ा बहुत इसमें फॉस्फोरस और उसके ऑक्साइड्स का लेना देना है इस क्वेश्चन में। और
थोड़ा बहुत अगर मैं देखूँ तो जो ऑक्सीजन के बनने की रिएक्शन आप देखते थे, एक फेमस सी रिएक्शन होती थी, याद है आपको? जैसे कह रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3, तो KClO3 का डिकम्पोजिशन बहुत फेमस रिएक्शन होती थी, ये प्रिपरेशन ऑफ O2 में हम पढ़ते थे। तो ये टिपिकली O2 बनाने के काम आती थी ये रिएक्शन। तो यहाँ से O2 गैस निकलेगी, इसी को बोल रहा है ये W। देखो MnO2 की प्रेजेंस में MnO2 क्या है, कैटलिस्ट का काम करता था इस रिएक्शन में, MnO2, ठीक है। MnO2 कैटलिस्ट का काम करता था इस रिएक्शन में, और W जो बनता था वो आपका यहाँ से कौन बनेगा, O2। तो W तो पकड़ में आ गया। फिर कह रहा है एक्सेस ऑफ W रिएक्ट विद व्हाइट फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस के साथ P4 के साथ अगर आप एक्सेस ऑफ O2 को रिएक्ट कराओगे तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है, P4O10 बन जाएगा। P4O10 बना, जिसको इसने X नाम दिया, ठीक है जी। इसके बाद कह रहा है जो P4O10 है, इसको अगर आपने HNO3 से रिएक्शन करा दिया, ये क्या करा दिया, ये देखो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, P4O10 एक्चुअली में डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है, आपको शायद पता हो तो। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब इसको सुखा देगा, इसमें से पानी निकाल देगा। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करता है, पानी खींच लेगा इसमें से। और एक बेक रिएक्शन शायद आपने जरूर सुनी होगी कि N2O5 को अगर आप पानी डाल दो तो N2O5 में पानी डालने से HNO3 बन जाता है। इस वजह से N2O5 को अगर आपने सुना हो तो एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड भी बोला जाता है। ये नाइट्रिक एसिड का सूखा है, इसमें अगर पानी डाल दोगे तो ऐसा करने पे HNO3 बन जाता है। तो अगर HNO3 में से पानी निकाल लोगे तो इससे क्या बन जाएगा, इससे N2O5 बन जाएगा। तो यहाँ से N2O5 भी पकड़ में आ गया। तो ये रिएक्शन बहुत फेमस सी रिएक्शन होती थी, HNO3 की रिएक्शन P4O10 के साथ। तो ऐसा करने से ये N2O5 बनाया था, और साइड प्रोडक्ट क्या बनता था, HPO3। ये Z है हमारा। अब पकड़ लेते जरा, पूरा पैराग्राफ सॉल्व हो गया, ठीक है जी। बहुत बेसिक सी रिएक्शन है, आपको सिंपल सिंपल सी रिएक्शन है, एनसीईआरटी बेसिस पे भी अगर आप याद कर लोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो भी आपका काफी है, ठीक है। तो देखते हैं जरा क्या क्या कह रहा है ये कह रहा है कि W और X कौन है, W और X कौन है। W है O2 और X है P4O10, O2 और P4O10, ये आ गया ऑप्शन नंबर सी। Y और Z कौन है, Y है N2O5 और Z है HPO3, N2O5 और HPO3, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ का ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी, यहाँ का करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, इस क्वेश्चन में आपसे P और R को जज करने के लिए कह रहा है कि P और R कौन कौन है। कह रहा है P का जब ओजोन लेसिस किया, रिडक्टिव ओजोन लेसिस, तो Q बन रहा है। R का जब ओजोन लेसिस किया तो S बन रहा है। और P, ये जो Q और S है, Q और S, इनके बारे में हिंट क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनना। कह रहा है कि Q क्या है, Q कैनिजारो रिएक्शन दिखा पा रहा है, मतलब कि इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है। बट ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं दिखा पा रहा है, इसका मतलब है कि इसके पास ये वाला ग्रुप नहीं होगा, इसके पास ये ग्रुप नहीं होगा, और इसके पास एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा, अल्फा हाइड्रोजन या फिर एसिडिक हाइड्रोजन इसके पास नहीं होगा, ठीक है जी। अच्छा, एस के बारे में क्या कह रहा है, देखना जरा। एस के बारे में कह रहा है कि एस कैनिजारो नहीं दिखा पा रहा है, कैनिजारो नहीं दिखा पा रहा है, तो इट मे हैव अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन शायद होगा, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है इसके बारे में, एस के बारे में कह रहा है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन दिखा रहा है। अगर हेलोफॉर्म रिएक्शन दिखा रहा है तो इसके पास ये ग्रुप होना चाहिए, एस के पास। अच्छा, तो अपने ऑप्शंस को पकड़ते हैं, पी, क्यू और एस बनेंगे, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H8O, C8H8O, इनके ओजोन लेयर्स से ये बनना चाहिए। अच्छा, एक बात देखना, एक बात जो मेरे को देखते ही समझ में आ रही है और जिस वजह से मैं दो ऑप्शंस को काट दूंगा, वो क्या, वो ये कि जब आप इसका ओजोन लेयर्स करोगे, मान लो यहाँ से इसका ओजोन लेयर्स करा, मान लो यहाँ से, तो यहाँ पे O लग गया, यहाँ पे O लग गया। उसके बाद जो ये पोर्शन बचा, ये जो इतना पोर्शन बना, इसमें आप देखो 9 कार्बन है, इट हैज 9 कार्बन। और अगर 9 कार्बन है तो भाई ये तो वैसे भी C8H8O बनना चाहिए था ना, 8 कार्बन का बनना चाहिए। तो उस हिसाब से सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, सी और डी तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर मैंने इसका ओजोन लेसिस किया तो C9 आएगा, मतलब 9 कार्बन आएंगे, हमें तो 8 कार्बन वाला चाहिए, तो इसका मतलब ये या ये, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। ओके, सो अब पकड़ लेते हैं, जरा ऑप्शन नंबर ए पे आ जाते हैं। मान लो ऑप्शन नंबर ए को पकड़ूं, इसका ओजोन लेसिस कराऊं, तो इसके ओजोन लेसिस करने से जो आपका बन रहा है वो क्यू बन रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए के ओजोन लेसिस करने से क्यू ये बन रहा है, और ऑप्शन ए के ओजोन लेसिस करने से आपका जो एस बन रहा है वो ये बन रहा है। ऑप्शन बी के ओजोन लेसिस करने से देखते हैं, ऑप्शन बी के ओजोन लेसिस करने से यहाँ CH3 ऐसे ये बन रहा है, और ऑप्शन बी के ही ओजोन लेसिस करने से
जो S बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। तो देखते हैं जरा, क्या इसके पास ये फ्रैक्शन है? हाँ जी है, CH3 C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। और क्या इसके पास CH3 C डबल बॉन्ड एब्सेंस है? हाँ जी एब्सेंस है। और इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जबकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये दोनों बातें इस क्यू पे सेटिस्फाई हो रही हैं और ये दोनों बातें इस एस पे सेटिस्फाई हो रही हैं। सिमिलरली इसको अगर मैं चेक करूं तो इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डिहाइड ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे कैनिजारो हो जाएगा। हाँ जी कैनिजारो हो जाएगा। दूसरा, इसमें एब्सेंस ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड है। हाँ जी वो तो है। इसको भी यहाँ पे चेक करूं तो कैनिजारो क्या ये दिखा पाएगा? तो ये कैनिजारो नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है। इससे अगर रिएक्शन कराने की कोशिश करोगे तो ये तो आपका क्या कर देगा, कुछ एल्डोल वेल्डोल टाइप करने लगेगा, एल्डोल वगैरह करने लगेगा। हाँ तो ये कैनिजारो नहीं करेगा, ठीक है। और CH3 C डबल बॉन्ड ग्रुप इसके पास है, हाँ जी वो तो है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं देखूं तो जो कंडीशंस दी गई हैं उन कंडीशंस के आधार पे तो ये भी फिट बैठ रहा है और ये भी फिट बैठ रहा है। दैट्स व्हाई योर आंसर मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी आल्सो। दोनों हो सकते हैं, मोर देन वन करेक्ट में। And this question is from the section called, you can say, P block chemistry and थोड़ा बहुत D block chemistry। P block और D block के कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, उनके ऑक्साइड्स बना रखे हैं और पूछ रखा है कि इनमें एम्फोटेरिक कौन कौन है। तो एम्फोटेरिक कौन कौन है वो आपसे पूछा गया है, क्रोमियम है, Be है, SN है, ये सब आपको दे रखे हैं। अच्छा ठीक है। एक देखो, ये तो मेरे को देखते ही पता लग रहा है, आप इस बात को बिल्कुल ना भूलें, ये तो बहुत फेमस बात है कि NO और N2O, ये दो तो ऐसी फेमस चीज है जिसको तो आप कभी मत भूलना। ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, और न्यूट्रल होते हैं तो ये एम्फोटेरिक नहीं होते हैं। ठीक है जी। तो ये तो न्यूट्रल है, इसके ऊपर तो कभी कमेंट करना ही मत। ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं आपको बताऊं तो एक छोटा सा ट्रिक अगर मैं आपको बताऊं तो आप याद रखना, सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह। तो अगर मैं आपसे बताऊं, सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह, इनफैक्ट ऐसा भी बोल सकते हैं, सब जन की आस सुना करो प्रभु अल्लाह। आस सुना करो प्रभु अल्लाह। तो ये क्या है, एक छोटी सी ट्रिक है जिससे मैं आपको ये याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके ऑक्साइड्स आपके एम्फोटेरिक होते हैं। तो Sb एंटीमनी, जिंक का ऑक्साइड, आर्सेनिक का ऑक्साइड, टिन के ऑक्साइड, क्रोमियम के ऑक्साइड्स, लेड के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड। तो ये रफली मैंने आपको कुछ याद कराया कि इन सब के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, इन सब के ऑक्साइड्स आपके एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। तो देखें जरा, इन सब में से कोई कोई पाया जा रहा है क्या यहाँ? हाँ जी पाया जा रहा है। अच्छा क्रोमियम का मैं आपको बता दूं, क्रोमियम जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इस क्रोमियम का आई एम टॉकिंग अबाउट Cr2O3। Cr2O3 एम्फोटेरिक होता है, लेकिन जैसा कि यहाँ पे CrO लिखा हुआ है, CrO आपका बेसिक इन नेचर होता है। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये ऑप्शन भी कट गया, ये तो बेसिक है, ये तो कट गया। यहाँ न्यूट्रल वाला आ गया, ये भी कट गया। इन दोनों को जरा चेक कर लेते हैं। इन दोनों में से अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो ये दोनों ही ऑप्शन मेरे को लग रहा है सही पहुंच जाएंगे, कि यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्साइड है, Be का ऑक्साइड है, टिन के ऑक्साइड्स हैं, दोनों दोनों ही आपके एम्फोटेरिक होते हैं। जिंक का ऑक्साइड्स है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, लेड के दोनों ऑक्साइड है, दोनों ही एम्फोटेरिक होते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी बोथ आर करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है। तो ये छोटी सी ट्रिक से आप जरा ऑक्साइड्स को याद रखना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को। बाकी हाँ, इन्हें कभी मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रल ऑक्साइड्स तो बहुत बार पूछ सकता है, और अपनी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सॉरी पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे जो न्यूट्रल ऑक्साइड्स है वो बहुत लिमिटेड ही हैं, जैसे कि NO है, N2O है, और कहीं कहीं पे पानी H2O को भी न्यूट्रल ऑक्साइड में काउंट कर लेता है। ठीक है जी। तो कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड्स को जरूर याद रखना, हो सकता है आने वाले समय में वो भी पूछ ले आपसे। ओके। एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड, यू कैन से, बोरोन कार्बन चैप्टर। बोरोन कार्बन चैप्टर से है ये। बोरोन कार्बन चैप्टर में ये बहुत फ्रीक्वेंटली हम पढ़ते हैं, कौन डायमराइज करेगा कौन नहीं करेगा। ठीक है जी। तो देखते जरा एक बार, जैसे कि ये कह रहा है AlCH3 होल थ्राइस, इसका जब डायमेराइजेशन होगा तो किस प्रकार का होगा, और AlCl3 का जब डायमेराइजेशन होगा तो वो किस प्रकार का होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंटली मैं ये बात बताता हूँ अपनी क्लासेस में कि इसको जरा ध्यान से फोकस करना। ये AlCl3 होल थ्राइस है, ये BH3 है और ये AlCl3 है। इन सबके डायमेराइजेशन की बात कर रहा है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे मान लो कि आपके पास है AlCl3, AlCl3, ये पहले मैं ऑप्शन नंबर सी पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो AlCl3 आपके पास है। यहाँ पे क्या होगा, एल्यूमिनियम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स पड़े होंगे। इन एम्प्टी ऑर्बिटल्स में क्या, अगर आपके पास यहाँ कोई ऐसी स्पीशीज है जिसके पास लोन पेयर हो,
यहाँ कोई ऐसी स्पीशीज है जिसके पास लोन पेयर हो। तो ऐसे में क्या होता है, ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस एम्प्टी ऑर्बिटल में जाके डेटिव बॉन्ड बना के और डाइमराइज कर जाता है इस तरीके से। तो ये पूछ रहा है जब ये डाइमराइज करा तो क्या ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है? नहीं जी, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं है, नॉर्मल बॉन्ड है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ही है। ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं है। मतलब 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 चीज़ों को पकड़ा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन ने। इन 2 चीज़ों को पकड़ा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन ने। इन दोनों चीज़ों को पकड़ा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन ने। इन दोनों चीज़ों को पकड़ा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन ने। ठीक है जी? तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं है। ये तो आपका 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ही है। लेकिन अगर मैं इन दोनों की बात करूँ ए और बी, इन दोनों में सेम सेम सा फिनोमेनन चलेगा। जैसे बी बहुत फेमस है, BH3 शायद आपने सुना होगा। BH3 के जब 2 मॉलिक्यूल आपस में मिल जाते हैं तो B2H6 बना लेते हैं। और उस B2H6 के बारे में आपने क्या सुना होगा? B2H6 ऐसा होता है BH3 एक और BH3। तो ऐसा होता है कि यहाँ पे इसका जो फील्ड ऑर्बिटल है ये वाला, और इसका जो ये फील्ड ऑर्बिटल है ये वाला, और यहाँ पे जो इसका ये एम्प्टी ऑर्बिटल है ये वाला, और इसका जो ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये क्या होता है, ये सब मिलके एक बड़ा सा यहाँ पे ये बनाना बॉन्ड बना लेते हैं। ये बड़ा बड़ा सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेता है इस तरीके से। ठीक है जी? और हाइड्रोजन का भी ऐसा ऑर्बिटल होगा, वो भी कंबाइन हो जाता है। तो ऐसा करके क्या होता है, ऐसा करने से ये हो जाता है कि यहाँ पे बोरोन है, 2 हाइड्रोजन्स हैं, ये वाला बोरोन है, 2 हाइड्रोजन्स हैं, और यहाँ पे ये बड़ा सा एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया ये वाला, और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया ये वाला। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे जो कि यहाँ मौजूद थे इस रेड वाले फील्ड ऑर्बिटल में, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस पूरे में घूमते रहेंगे, जिन्होंने किस-किस को पकड़ा हुआ है, इस बोरोन को भी पकड़ा हुआ है, इस बोरोन को भी पकड़ा हुआ है, इस हाइड्रोजन को भी पकड़ा हुआ है। सिमिलरली नीचे होगा, नीचे जो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन इस पूरे में घूमते रहेंगे, जिसने किसको पकड़ा हुआ है, इस बोरोन को पकड़ा हुआ है, इस बोरोन को पकड़ा हुआ है, इस हाइड्रोजन को भी पकड़ा हुआ है। जिसके हिसाब से अगर इसके बारे में लिखा जाए तो ये कैसा है, ये बॉन्ड कैसा है, इसको बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। और इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बोलते हैं। तो अगर देखा जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन है जिसने 3 चीजों को पकड़ा हुआ है, हाइड्रोजन को, बोरोन को, बोरोन को। दैट्स व्हाई दिस इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो कह रहा है क्या ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है जब डाइमरेस कर रहा है? हाँ जी, ये तो है। सिमिलरली इसके साथ भी होता है, AlCl3 के साथ भी। यहाँ भी सेम कहानी है, यहाँ भी बस Al जुड़ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन्स है, यहाँ भी Al आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन्स है, CH3 आपके पास इस तरीके से, और एक CH3 आपके पास इस तरीके से है। ठीक है? तो यहाँ पे भी आपके पास बनाना बॉन्ड होगा, जैसे ऊपर बनाया मैंने सिमिलरली, और यहाँ पे भी बनाना बॉन्ड होगा। और इसमें भी क्या होगा, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, जिसने इस कार्बन को, एल्यूमीनियम को पकड़ा हुआ है। ये 2 इलेक्ट्रॉन ने इनको पकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये भी कैसा है, ये भी आपका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। तो मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था एक्चुअली, जिससे आप डाइमराइज करा रहे हो, जब डाइमराइज कराते वक़्त आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो एलिमेंट है जो यहाँ बैठा है, इस एलिमेंट के पास क्या लोन पेयर है? अगर लोन पेयर है तो वो अपना डेटिव बॉन्ड देके, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स को देके एम्प्टी ऑर्बिटल में, और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा, ऐसा डेटिव बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे वो वाला फिनोमेनन नहीं होगा, बनाना बॉन्ड वाला फिनोमेनन नहीं होगा। तो अगर यहाँ लोन पेयर वाली चीज़ है, तो बनाना बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर लोन पेयर वाली चीज़ नहीं है, यहाँ पे आपके पास जो भी एलिमेंट है उसके पास लोन पेयर नहीं है, तो फिर बनाना बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे बनाना बॉन्ड बनता है, यहाँ बनाना बॉन्ड बनता है, इसमें नहीं बनेगा। ठीक है जी? अब लास्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं। लास्ट ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि अ Lewis acidity of BH3 is greater than AlCl3। कह रहा है BH3 BCl3 की और AlCl3 की Lewis acidity पे कमेंट करो। तो भाई BCl3 ऑब्वियसली ये क्या है, बोरोन आपका साइज में छोटा है तो बोरोन ही खोटा है। दैट्स वाई आपके पास क्या होगा, मैं कह सकता हूँ कि बोरोन का साइज छोटा होने के कारण की वजह से इसका पोलराइजेशन भी हाई होगा, और पोलराइजेशन हाई होगा तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा। दैट्स वाई ये बात बिल्कुल सही है, जो छोटा होता है, अगर आप ल्यूइस एसिड्स को भी आपस में कंपेयर करो, जो साइज में छोटा होता है जनरली वही ज़्यादा एसिडिक होता है। दैट्स वाई डी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। दैट्स वाई योर करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी ओनली। एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन्स। ठीक है जी? अ, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी थी। इस क्वेश्चन में एक्चुअली जो ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑप्शन नंबर डी में गड़बड़ थी। तो उस साल जब बच्चे इस
पेपर को देके आए, उसके बाद जब आंसर शीट रिलीज हुई तो काफी बच्चों ने इस पे ऊपर क्लेम किया कि ऑप्शन नंबर डी के लिए कुछ अनसफिशिएंट डाटा था। तो ऑप्शन नंबर डी के बारे में कुछ पक्का कह नहीं पा रहे थे, कुछ बच्चे इसे टिक करे आए, कुछ लोग नहीं करके आए। तो ऐसे में अगर आप आज भी जाके देखोगे आईआईटी एडवांस की साइट पे आप जाओ, आईआईटी की साइट पे जाओ और वहां पे अगर आप 2017 का एक क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो और इसका आंसर देखने की कोशिश करो तो आपको दिखेगा कि वो डी ऑप्शन को जो लोगों ने टिक किया उसको भी उसने मार्क्स दिए थे, जिन लोगों ने डी ऑप्शन को नहीं टिक किया था उसने उसको भी मार्क्स दिए थे। इट मीन्स कि डी ऑप्शन कंट्रोवर्शियल था, जिसने अटेम्प्ट किया था डी ऑप्शन उसे भी मार्क्स दिए गए थे, जिसने डी ऑप्शन नहीं अटेम्प्ट किया था, नहीं ऑप्ट आउट किया था, उसको भी उसने मार्क्स अलॉट किए थे। तो देखिए जरा, तो एक एक करके देखते चलते, बाकी तीन स्टेटमेंट के ऊपर ही बात करूंगा मैं लास्ट स्टेटमेंट पे बात ही नहीं करने वाला क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल है, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करूंगा मैं। ए बी और सी ऑप्शन पे मैं चर्चा करूंगा। ए बी और सी ऑप्शन पे चर्चा करें तो पहला ऑप्शन तो कह रहा है SN1। आपको पता है SN1 रिएक्शन किस बात पे डिपेंड करता है? वो तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा आपका कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उतना ज्यादा उस रिएक्शन के होने की टेंडेंसी होगी। तो अब आप देख के बताओ क्या स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 3 में कार्बोकेटाइन स्टेबल है? हाँ जी स्टेबल है भाई। ये कार्बोकेटाइन जैसे ही बेंजीन के ऊपर वाले इस पे कार्बन पे पॉजिटिव बनेगा, वो रेजोनेंस करके अपने आप को स्टेबल कर जाएगा। ऐसे ही 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन यहाँ पे क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 हाइपर कॉन्जुगेशन करके ये भी अपने आप को काफी स्टेबलाइज कर लेगा। इसकी वजह से क्या है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है फर्स्ट और थर्ड क्या ये दोनों SN2 मैकेनिज्म दिखा सकते हैं? तो SN2 मैकेनिज्म का जो ईज होता था वो टोटली डिपेंड करता था किस बात पे? स्टेरिक क्राउडिंग पे। वो चाहता है कि भीड़ भाड़ थोड़ी सी कम हो तो रिएक्शन हो जाएगी, ज्यादा भीड़ भाड़ होगी तो रिएक्शन नहीं होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो ये भी क्या है, ये भी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये भी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो ये रिएक्शन बड़े प्यार से हो जाएगी भाई, क्योंकि आपने सुना होगा SN2 रिएक्शन के लिए जहां पे भीड़ भाड़ कम होगी वो सबसे अच्छा रिएक्शन दिखाएगा। इट मींस कि 1 डिग्री सबसे बेस्ट रिएक्ट करेंगे, 2 डिग्री उससे कम, 3 डिग्री उससे कम। तो ये दोनों ही SN2 रिएक्शन दिखाने की टेंडेंसी रख सकते हैं। कंपाउंड 4 अंडरगोज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या कंपाउंड 4 इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है? तो वैसे तो थोड़ा सा तो ये बताना उसको चाहिए था कि SN1 की बात कर रहा है, SN2 की बात कर रहा है, लेकिन फिर भी जब भी ये कह रहा है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है कि नहीं, तो ये पूछना चाह रहा है कि क्या ये SN2 रिएक्शन कर सकता है कि नहीं। तो हाँ जी, ये आपके पास 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन के अगर मैं बारे में बात करूँ तो SN2 रिएक्शन दिखाने की उसकी मीडियोकर सी टेंडेंसी होती है। मीडियोकर सी टेंडेंसी होती है, बहुत ज़्यादा हाई टेंडेंसी भी नहीं होती, बहुत बुरी टेंडेंसी भी नहीं होती, दिखा सकते हैं। तो दिखा तो सकता है। अगर ये कह रहा है कैन अंडरगो दिस रिएक्शन, हाँ जी, जा सकता है। दैट्स व्हाई योर आंसर मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। ऑप्शन नंबर डी कुछ लोगों ने टिक किया था, कुछ लोगों ने नहीं किया था, दोनों को ही मार्क्स मिले थे क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में एक्चुअली उसने मेंशन नहीं किया कि वो SN1 के रिस्पेक्ट में पूछना चाह रहा है, SN2 के रिस्पेक्ट में पूछना चाह रहा है। अगर वो मेंशन कर दे तो शायद हम ज्यादा अच्छे से आंसर दे पाएंगे। दैट्स व्हाई अभी के लिए जो आंसर मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन इसने डिजाइन किया है। क्वेश्चन अच्छा है। जैसे पहला ऑप्शन अगर आप देखो तो कह रहा है एड्सॉर्प्शन इज अकम्पनीड बाय डिक्रीज इन डेल्टा एच एंड डिक्रीज इन एंट्रोपी। सही बात है भाई, ये ऑप्शन करेक्ट है एक्चुअली। ये ऑप्शन करेक्ट है। कैसे करेक्ट है कि भाई जब भी कभी आपके पास एड्सॉर्प्शन होगा तो एड्सॉर्प्शन से क्या है, एड्सॉर्प्शन से मॉलिक्यूल्स को स्टेबिलिटी मिलती है और अगर स्टेबिलिटी मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि डेल्टा एच कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। दूसरी कहानी क्या है, दूसरी कहानी ये है कि कोई सरफेस था, इसके ऊपर ऐसे करके कोई मॉलिक्यूल्स इधर-उधर भाग रहे थे, लेकिन अब वो मॉलिक्यूल क्या हो गए जी, अब वो मॉलिक्यूल इसके ऊपर चिपक गए, एडसॉर्ब हो गए। एडसॉर्ब हो गए तो ऑब्वियस सी बात है कि अब उनका रैंडम मोशन इधर-उधर भागना थोड़ा-सा कम हो गया। कम हो गया तो उसकी एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, डेल्टा एस भी क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव होगा। इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कह रहा है? स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ इथेन इज इतना एंड नाइट्रोजन इज इतना। इथेन का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, नाइट्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर कम है, और आपसे कह रहा है कि एड्सॉर्प्शन ऑफ इथेन विल बी मोर देन दिस। सही बात है भाई, एड्सॉर्प्शन तो सेम ही होगा, मतलब ज्यादा ही होगा ना। तो हम बोलते भी थे कि अगर आप ईज ऑफ एड्सॉर्प्शन की बात करो तो ईज ऑफ एड्सॉर्प्शन एक्चुअली में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके क्रिटिकल टेम्परेचर से। सिंपल सा फैक्ट है कि जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा, इसका मतलब है कि वहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे तो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये सही स्टेटमेंट है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है कि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है, उसका ईज ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा है। यही बात कह रखी है इस क्वेश्चन में। ठीक है ना? अच्छा जी, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। देन थर्ड ऑप्शन से आपसे कह रहा है कि क्लाउड्स आर इमल्शन। ये तो बिल्कुल गलत लिखा है।
स्टेटमेंट बिल्कुल गलत दी गई है भाई, क्योंकि जो इमर्शन होते हैं वो इमर्शन तो क्या होते हैं टिपिकली, लिक्विड प्लस लिक्विड को इमर्शन बोलते हो आप। लेकिन क्लाउड में क्या है, क्लाउड में लिक्विड प्लस लिक्विड थोड़ा ना है। क्लाउड तो एक तरह से देखा जाए तो एरोसोल है, यू कैन से इट इज एरोसोल, ठीक है ना। तो सिंस दे आर एरोसोल, तो एरोसोल ओ, सिंस दे आर एरोसोल तो दैट्स व्हाई दे आर नॉट इमर्शन, इस वजह से मैं कहूंगा कि ये तो गलत है। देन कह रहा है ब्राउनिंग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ द पार्टिकल। ऐसा थोड़ा ना होता है। ब्राउनिंग मोशन तो आपको पता ही कि ब्राउनिंग मोशन तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो ज्यादा इफेक्टिवली दिखा पाते हैं। जैसे जैसे पार्टिकल को बड़ा करते जाओगे वैसे वैसे ब्राउनिंग मोशन दिखाने में उसको क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो यू कैन से कि इट विल डिपेंड अपॉन दिस साइज ना, इट विल, यहाँ पे लिखा है कि इट विल नॉट डिपेंड अपॉन साइज, तो एक्चुअली में ये स्टेटमेंट गलत है। It will actually depend upon size. Size, why your answer should be option number A and option number B only. And this question is from the section called जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऐसे क्वेश्चंस को डील करते हैं कि एसिडिटीज अरेंज कर दो, बेसिसिटी अरेंज कर दो। तो जनरली फिलहाल अभी बेसिसिटी अरेंज करने को कह रहा है। तो एक सिंपल सा फंडा ये होता है कि अगर आपको बेसिसिटी अरेंज करनी है तो आप उनके कॉन्जुगेट एसिड्स बना लो उन बेसिस के, और उन कॉन्जुगेट एसिड्स की स्टेबिलिटीज देखो। जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही सबसे ज्यादा बेसिक होगा। देखना जरा कैसे कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आप चारों को एक एक हाइड्रोजन देके H प्लस आयन देके चारों का कॉन्जुगेट एसिड बना लो। जैसे मैं पहले का कॉन्जुगेट एसिड बनाऊं तो दिस विल कम आउट टू बी ऐसा कुछ। इसको मैंने यहाँ पे प्रोटोनेट कर दिया, ये CH3 और ये NH2। देन सेकंड वाले को अगर इसी तरह से प्रोटोनेट करूं तो सेकंड वाले को प्रोटोनेट करने के बाद ये क्या है, 5 मेंबर रिंग। 5 मेंबर रिंग है, ऐसा है, यहाँ पे NH है, यहाँ एक डबल बॉन्ड है, और इसको मैंने यहाँ प्रोटोनेट कर दिया। ठीक है जी। थर्ड वाले के साथ भी यही काम करूं, थर्ड वाले का देखते हैं। थर्ड वाले के साथ यहाँ पे आपके पास NH है, ये आपके पास कुछ ऐसा है, और यहाँ पे ऐसा कुछ है। ठीक है जी, लेट्स से इसको मैंने यहाँ प्रोटोनेट कर दिया, मान लेते हैं एक बार। ठीक है जी। अगला लास्ट वाले को मैंने क्या कर दिया, लास्ट वाले को प्रोटोनेट किया। तो मैं, आपने शायद नोटिस किया मैं डबल बॉन्डेड वालों को ही प्रोटोनेट कर रहा हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पे प्रोटोनेट किया और यहाँ पे NH2। तो ऐसा करके मैंने क्या किया, मैंने सबके कॉन्जुगेट एसिड्स लिख लिए। जिसका कॉन्जुगेट एसिड जितना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा वो उतना ज्यादा बेसिक होगा उसका बेस। ये तो कॉन्जुगेट एसिड्स है, कॉन्जुगेट एसिड्स की स्टेबिलिटी अगर मैं बोलूं तो मैं सिंपल सा ये कह सकता हूँ कि कॉन्जुगेट एसिड की जो स्टेबिलिटीज होंगी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी जो हमने स्टार्टिंग में बेस लिया था उन बेस की बेसिसिटी पे। ठीक है जी। तो इसको अगर देखें तो कौन कौन ज्यादा स्टेबल हो रहा है देखना जरा। अगर मैं देखूं सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे दो तरीके की रेजोनेंस होके इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइजेशन मिलेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और इस पॉजिटिव को स्टेबलाइज करेंगे। देख रहे हैं? ऐसे ये वाले जो नाइट्रोजन के लोन पेयर होंगे ये भी हेल्प करेंगे, ये भी रेजोनेंस करेंगे और ये भी रेजोनेंस करके इस पॉजिटिव को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से क्या है, दो बार रेजोनेंस होके इस पॉजिटिविटी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोन पेयर्स, जिसकी वजह से ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा बिकॉज ऑफ टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मोस्ट स्टेबल ये है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो ये भी इसी तरीके से सिमिलरली मेरे को ये भी काफी स्टेबल दिख रहा है। इसको देखते हैं। इसको देखें तो ये भी काफी स्टेबल दिख रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपके पास ये जो लोन पेयर होंगे ये लोन पेयर इसको हेल्प करेंगे इस तरीके से रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में। ठीक है जी। लेकिन इधर से CH3 इस तरह के रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं कर रहा। जैसे यहाँ पे तो दोनों तरफ से रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिल रहा था, यहाँ सिर्फ एक तरफ से रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिल रहा है। हाँ, दूसरी तरफ से इतना जरूर कह सकते हो शायद ये CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन से इसको स्टेबलाइजेशन दे दे। हाइपर कॉन्जुगेशन से ये क्या करे, एक H प्लस आयन चला जाएगा, इधर डबल बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे, इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन से CH3 इसको स्टेबलाइज दे सकते हैं। यहाँ दो रेजोनेंस, यहाँ एक रेजोनेंस प्लस हाइपर। ठीक है जी। और मैंने यहाँ क्या लिखा, दो रेजोनेंस हो गए। इस पे आ जाते हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें क्या चल रहा है, इसमें भी इस तरह का स्टेबलाइजेशन तो यहाँ भी हो जाएगा। ये जो लोन पेयर है ये लोन पेयर इस तरह का स्टेबलाइजेशन इसको दे देंगे, तो इस तरह का स्टेबलाइजेशन तो यहाँ भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ वन रेजो लिख देता हूँ मैं, एक रेजोनेंस यहाँ हो रहा है। इसमें क्या होगा, इसमें कहने को वैसे कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर यहाँ भी तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो ही जाएगा, ये लोन पेयर होंगे, ये लोन पेयर इधर जाएंगे, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और इस पॉजिटिव को खत्म करने की कोशिश करेंगे। हाँ करेंगे, लेकिन वो दूसरी बात ये भी तो चल रही है कि ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर पहली बात तो आपके क्या है, ये लोन पेयर आपके रेजोनेंस में बिजी है और ये एरोमेटिसिटी में बिजी है। ये इस कंपाउंड को एरोमेटिक बनाने में बिजी है।
एक तो ये है कि ये इसकी अवेलेबिलिटी ही थोड़ी-सी कम है। ये रेज़ोनेंस में काफ़ी ज़्यादा पहले से ही व्यस्त है, तो ये थोड़े से कम अवेलेबल होंगे इसको हेल्प करने के लिए। अच्छा, दूसरा कारण मैं ये भी बता सकता हूँ, ध्यान से मेरी बात समझना, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे इसमें अगर मैं कहूँ, तो इसमें क्या है, इस नाइट्रोजन के पास में जो ये कार्बन है, ये कार्बन क्या है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज़ है। जबकि इस नाइट्रोजन के पास जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज़ है। आपको पता है sp3 हाइब्रिडाइज़ कार्बन तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जबकि sp2 हाइब्रिडाइज़ कार्बन तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है जी, जबकि ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा। इसमें क्या है, इसमें दोनों तरफ ये भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ये भी विथड्रॉइंग चल रहा है, ये भी विथड्रॉइंग नेचर दिखा रहा है। तो इससे विथड्रॉ कर रहे हैं, और किसी पॉजिटिव चीज से अगर आप विथड्रॉ करोगे तो उससे और नुकसान दे रहे हो। भाई पॉजिटिव चीज को, पॉजिटिव चार्ज को अगर आप इलेक्ट्रॉन दोगे, डोनेट करोगे, तो उसको स्टेबिलिटी मिलेगी। अगर उससे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करोगे तो एक तो वैसे ही पॉजिटिव था, ऊपर से आपने और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर लिया उससे। तो अगर आप उससे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करोगे तो और अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो रहा है, मैं कहूँ मोस्ट अनस्टेबल है, क्योंकि भाई दो दो विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं आसपास। दैट्स वाई अगर मैं इनकी स्टेबिलिटीज को जज करूं, तो स्टेबिलिटी ऑफ दिस कॉन्जुगेट एसिड्स, इन कॉन्जुगेट एसिड्स की स्टेबिलिटीज को अरेंज करूं, तो ये सबसे पहले बेस का एसिड है, ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है, ये तीसरा वाला है, और ये चौथा वाला है। तो इनकी अगर मैं स्टेबिलिटीज को अरेंज करूं कॉन्जुगेट एसिड्स की, तो मोस्ट स्टेबल कौन सा हो रहा है, मोस्ट स्टेबल हो रहा है फोर्थ वन। इसमें दो रेजोनेंस हो रही है, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल है। आपने पढ़ा होगा रेजोनेटिंग फिनोमिनन आर मोर डोमिनेटिंग ओवर द हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा डोमिनेटिंग होता है रेजोनेंस, इसलिए यहाँ पे दो रेजोनेंस लग रही है, इसलिए सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये मोस्ट स्टेबल है। उसके बाद यहाँ हाइपर प्लस रेजो लग रहा है, उसके बाद ये वाला हो जाएगा, देन योर फर्स्ट वन। देन इसके बाद आपके पास इन दोनों में से, मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होने के कारण की वजह से sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन दोनों तरफ होने की वजह से ये इससे विड्रॉ करेगा और मोस्ट अनस्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है, 3 नंबर यहाँ आ जाएगा और 2 नंबर यहाँ आ जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो स्टेबिलिटी आपकी कुछ ऐसी है। और कॉन्जुगेट बेस की जो भी स्टेबिलिटी, सॉरी कॉन्जुगेट एसिड्स की जो भी स्टेबिलिटी रहती है, तो जो इनिशियली जो आपके बेसिस थे, उनकी बेसिसिटी भी इसी ऑर्डर में रहेगी, मतलब कि 4 1 2 3। तो एक बार जरा चेक करते हैं, 4 1 2 3 कहीं दिख रहा है, 4 1 2 3 मेरे को यहाँ दिख रहा है। दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर मस्ट बी ऑप्शन नंबर सी। तो अगर इस क्वेश्चन को देखूं, तो क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड अमीन। अमीन का क्वेश्चन कह लो, क्योंकि यहाँ NH2 दिख रहा है मेरे को। और यू कैन आल्सो से कि दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड फिनॉल। फिनॉल का भी कह सकते हो आप, क्योंकि फिनॉल में भी हम ये सब पढ़ते हैं, एल्कोहल ईथर फिनॉल जो चैप्टर पढ़ते हैं, उस फिनॉल के प्रॉपर्टी में भी हम ये सब पढ़ते हैं। मैं आपको जल्दी से याद दिलाऊं, तो आपको क्या वो रिएक्शन याद है आपको, कि ऐसा करके जब अमीन का डायज़ोनियम सॉल्ट बना लेते थे N2 प्लस Cl माइनस आयन, इसको जब हम फिनॉल से रिएक्ट कर देते थे, तो ऐसा करने से फिनॉल के OH के पैरा पोजीशन पे आके ये N ट्रिपल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N बन के लग जाता था, और ऑरेंज कलर की डाई बन जाती थी। तो यहाँ से रिएक्शन क्या होता था, ये रिएक्शन होता था, तो ये चीज़ जाके फिनॉल के पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ जाता था। तो एक्चुअली ऐसा ही कुछ रिएक्शन यूज़ करने वाले हैं हम अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो सब हो जाएगा। देखना जरा क्या कह रहा है। कह रहा है कि सबसे पहले आपके पास क्या है, आपके पास है यहाँ बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग पे एक और बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, और यहाँ पे आपने OH लगाया हुआ है, और इस जगह पे आपके पास है NH2। अब इस NH2 पे अगर आप NaNO2HCl डाल दो, तो NaNO2HCl क्या करता था, वो डायज़ोनियम बना देगा, जो मैंने ऊपर बताया N2 प्लस Cl माइनस आयन, ये बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे आपका N2 प्लस Cl माइनस आयन बन जाएगा। तो दिस विल गिव यू N2 प्लस Cl माइनस आयन। बस जी, उसके बाद तो सिंपली आपको, जैसे मैंने यहाँ पे जोड़ा कि इसके पैरा पे आके ये चीज़ जुड़ जाएगी, ऐसे ही इसके भी पैरा पे आके, मतलब इसका पैरा कौन होगा, ये, इस पे आके ये चीज़ जुड़ जाएगी, जिसकी वजह से आंसर क्या आ जाएगा, जिसकी वजह से आंसर आपका आ जाएगा, दिस विल गिव यू समथिंग लाइक ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ पे OH, और जो N ट्रिपल बॉन्ड N है, ये N डबल बॉन्ड N बन के इसके इस पैरा पोजिशन पर लग जाएगा। तो सिंपली आपका आंसर क्या होना चाहिए, योर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी। योर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन आंसर हो सकता है। बाकी हाँ, कुछ लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि जैसे यहाँ पे ये जो N ट्रिपल वन N है, ये सर पैरा पे ही क्यों लगा, ऑर्थो पे भी तो लग सकता है इस OH के। हाँ लग सकता है, इसको घुमा दो, रोटेट कर दो, रोटेट करके इस N ट्रिपल वन N को यहाँ पे जोड़ दो, ऐसा भी हो सकता है, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर डी भी आने के चांसेस है। बट सिंस ये सिंगल करेक्ट आंसर था, यहाँ पे लिखा इज,
इज मतलब समझ जाया करो कि मेजर प्रोडक्ट इज, वो आपसे पूछ रहा है कि सिंगल करेक्ट में बताओ कि मैक्सिमम मैक्सिमम प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो मेजर प्रोडक्ट अगर आप वो पूछना चाह रहे हो तो मेजर तो यही बनेगा, क्योंकि ज्यादा प्रोबेबिलिटी रिएक्शन होने की पैरा पोजिशन पे होगी, ऑर्थो पोजिशन पे कम प्रोबेबिलिटी होगी। मल्टी करेक्ट होता तो ए और डी दोनों को टिक लगाया था मैं, लेकिन फिलहाल ये सिंगल करेक्ट है, दैट्स व्हाई मैं ओनली सी ऑप्शन पे जाऊंगा। The question is from the section called P block chemistry. P block chemistry में इससे आसान सवाल तो वो पूछ ही नहीं सकता था, बहुत सिंपल क्वेश्चन उसने पूछा। सिंपली बस आपसे कह रहा है कि यहाँ पे फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सब में, ये बता दो। तो सब में अगर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करोगे तो पहले जस्ट सिंपल वे से ही निकालने की कोशिश करते हैं एक बार जरा। जैसे मान लो H3PO2 की निकालू मैं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हाइड्रोजन की +1 मान के चलूँ तो 3 बार +1 प्लस एक्स प्लस 2 बार -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकल के आ रही है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी +1। सिमिलरली अगर मैं निकालूं सेकंड H3PO4 की, H3PO4 की भी ऐसे निकालूं 3 बार +1 प्लस x प्लस 4 बार -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं निकालूंगा ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये कितनी निकल के आ रही है, ये निकल के आ जाएगी +5, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। देन अगर मैं देखूं नेक्स्ट H3PO3 गिवन है, उसमें भी अगर मैं करूं 3 बार +1 प्लस एक्स प्लस 3 बार -2 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, यहाँ से अगर आप निकालोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट विल कम आउट टू बी प्लस का 3। देन अगर मैं लास्ट वन करूँ आपका H4P2O6, इसमें करूँ 4 बार +1 प्लस 2 बार x प्लस 6 बार -2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से जब आपने x कैलकुलेट किया तो दिस x विल कम आउट टू बी +4। तो ऐसे में सिंपली आपसे क्या पूछना चाह रहा था, ये कहना चाह रहा था इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को अरेंज कर दो, किसकी सबसे ज्यादा, किसकी उससे कम, किसकी सबसे कम। तो सबसे ज्यादा तो किसकी हो गई, H3PO4 की, जो कि है +5, +5 के बाद +4 वाला, इसका मतलब है इसके बाद है H4P2O6, इसके बाद है +3 वाला दैट इज H3PO3, और इसके बाद है +1 वाला दैट इज कॉल्ड एज H3PO2। तो इसका मतलब है कि योर आंसर शुड बी दिस। इस ऑप्शन को जरा ढूंढने की कोशिश करो, H3PO4, H4P H4P2O6, then H3PO3, then H3PO2. That's why your answer should be option number C only. And this question is from the section called इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ हद तक अगर देखा जाए तो ये कंटेंट हम कहीं कहीं पी ब्लॉक में भी पढ़ते हैं, और कुछ हद तक अगर देखा जाए तो ये कंटेंट हम डी ब्लॉक में भी पढ़ते हैं। तो डी ब्लॉक और पी ब्लॉक का कुछ मिक्सचर क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने इसको चैप्टर स्पेसिफाई नहीं बोला मैंने इसको। अच्छा देखें जरा, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करूं, ध्यान से मेरी बात समझते चलना। अच्छा, आयरन की कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन, तो एक तो आपने सुना होगा Fe3O4 का लेयर बन जाता है, वो भी रिएक्शन होता है। एक अगर मैं बोलूं तो सिंपल सा रिएक्शन ये भी कह सकते हो आप कि इस आयरन का नाइट्रेट बन जाए, साथ में पानी बने, और साथ में NO2 गैस रिलीज करे, तो इससे तो NO2 गैस रिलीज होगी। सिमिलरली अगर आप कॉपर से देखोगे तो कॉपर से भी कुछ ऐसी सी रिएक्शन होती थी, कॉपर प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 अगर आप करोगे तो इससे भी ऐसी सी कुछ रिएक्शन होगी, ये बन जाएगा CuNO3 होल ट्वाइस प्लस पानी प्लस NO2, इससे भी NO2 गैस रिलीज होगी। ठीक है, ये एक टिपिकल सी रिएक्शन हम लोग पढ़ते थे, कौन सी, कि जिंक की जब आप NaOH से रिएक्शन कराओगे तो ऐसा करने से बनता है सोडियम जिंकेट। ठीक है, सोडियम जिंकेट बनेगा Na2ZnO2, और साथ में क्या रिलीज होगा, साथ में H2 गैस रिलीज होगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और जो लास्ट वाला था आपका लास्ट ऑप्शन, उसमें क्या कह रहा है, उसमें तो कह रहा है Au को Cn- आयन से ट्रीट किया, तो ये तो आपको शायद पता हो, ये आपका फेमस सा कॉम्प्लेक्स बन जाता था, ये बन जाता था कुछ ऐसा AuCN होल ट्वाइस +1। सिंपल सा फैक्ट है कि आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि H2 गैस कौन रिलीज करेगा, तो H2 गैस तो सिर्फ एक ही जगह पे रिलीज होती हुई दिख रही है, जो कि ऑप्शन नंबर सी, दैट्स व्हाई योर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी ओनली। एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉपिक कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स एक क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिएगा जरा। क्वेश्चन में क्या है कि आप डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट और डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ डायमंड, ये दोनों आपको गिवन है। अगर क्वेश्चन को आगे पढ़ते चलो तो आपसे कह रहा है जो इनिशियल प्रेशर है वो कितना है, 1 बार है। द सब्सटेंस शुड बी प्योर एट गिवन टेम्परेचर, सब्सटेंस प्योर भी है दोनों, ऑब्वियसली आपको पता है कि ग्रेफाइट और ये दोनों सॉलिड होंगे, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड। ठीक है, अगला क्या कह रहे थे, कन्वर्जन ऑफ द ग्रेफाइट टू डायमंड रिड्यूस इट्स प्रेशर टू दिस, कह रहे हैं डेल्टा वी, कह रहा है कि डेल्टा वी जो कि क्या है, डेल्टा वी कितना दे रखा है आपको, 2 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब पर मोल।
डेल्टा वी क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ सी ग्रेफाइट इज कन्वर्टेड टू सी डायमंड, मतलब कार्बन डायमंड, आइसोथर्मली, आइसोथर्मली मतलब क्या है, आपसे कह रहा है डेल्टा टी इज आल्सो इक्वल्स टू 0 और टेम्परेचर कितना दिया, 298 केल्विन दिया है। द प्रेशर एट विच, प्रेशर आपको निकालना है, ठीक है, फाइनल प्रेशर निकालना है, एक तरह से आपको इनिशियल वाला आपको दे रखा था कुछ, प्रेशर आपको निकालना है जिस पे कह रहा है एट विच ग्रेफाइट इज इन इक्विलिब्रियम विद डायमंड। ओके, सो इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल सा इक्वेशन आपको पता ही होगा, डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू वी डी पी माइनस एस डी टी, ये पढ़ा होगा ना आपने। तो मैंने क्या किया, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू वी डेल्टा पी माइनस एस डेल्टा टी, ये कर दिया। अच्छा, इसमें आपको पता है कि ये डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 0 है, दैट्स वाई ये पूरा टर्म 0 हो गया, जिसकी वजह से क्या आ गया, जिसकी वजह से आ गया आपका डेल्टा जी इज इक्वल्स टू वी डी पी और वी डेल्टा पी यू कैन से। यहाँ से अगर मैं जी निकालूंगा तो दैट जी विल कम आउट टू बी जी नॉट प्लस वी डेल्टा पी। अच्छा जी, जी इज इक्वल टू जी नॉट वी डेल्टा पी, ये मेरे पास अभी कुछ एक फॉर्मूला टाइप मैंने बना लिया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात अगर हम देखें तो एट इक्विलिब्रियम, जैसा कि इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है, देखिएगा जरा एक बार पढ़ना, कह रहा है कि हमें वो प्रेशर निकालना है जब ग्रेफाइट और डायमंड एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो एट इक्विलिब्रियम यू कैन से कि जो जी होगा दैट इज गिव्स एनर्जी फॉर ग्रेफाइट, वो जी ऑफ डायमंड के इक्वल हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट कर दूं दोनों जगह, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी नॉट ऑफ ग्रेफाइट प्लस वी ऑफ ग्रेफाइट इंटू डेल्टा पी इज इक्वल्स टू जी नॉट ऑफ डायमंड प्लस वॉल्यूम ऑफ डायमंड इंटू डेल्टा पी। यहां से अगर मैं ऐसा करूं कि मैं यहां से लिखने की कोशिश करूं, जी नॉट ऑफ डायमंड माइनस जी नॉट ऑफ ग्रेफाइट, ये आपके ये हैं डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन यू कैन से, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका यू कैन से वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट माइनस वॉल्यूम ऑफ डायमंड इनटू डेल्टा पी, दैट इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ये मेरे पास आया, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो, ये V ऑफ ग्रेफाइट माइनस V ऑफ डायमंड और डेल्टा P मैंने कॉमन लेके इधर निकाल लिया। इसके हिसाब से अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये वैल्यूज आपको पता ही है कि जी नॉट ऑफ डायमंड और जी नॉट ऑफ ग्रेफाइट क्या क्या है, तो इसकी वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू 2.9 किलो जूल है, जिसको मैं जूल में लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2900 माइनस 0, इतना हो गया ये जूल। अच्छा जी, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम का डिफरेंस आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि वॉल्यूम डिफरेंस कितना है, इतना है। इसको भी देखते हैं, मीटर यूनिट में रखेंगे, मीटर क्यूब में ही, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁶, ये मीटर क्यूब पर मोल आपको दे रखा था। और ये है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल हमें निकालना है, पी इनिशियल आपको 1 दे रखा था, 1 क्या दे रखा है, 1 बार दे रखा है। ओके, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ से अगर मैं निकालूं, कैलकुलेट करूं पी फाइनल, तो पी फाइनल माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2900 डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻⁶, जो कि क्या बन जाएगा, 2 पी फाइनल माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2900, इनफैक्ट इसको भी छोड़ो, मैं कहूँ ये हो जाएगा 29/2 × 10⁻8। लेकिन ये जो कुछ भी आ रहा है अभी एमकेएस यूनिट में चल रहा है, जिस कारणवश अभी जो प्रेशर आया वो किस में आया, पास्कल में आया। अगर इस पास्कल वाले प्रेशर को मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, बार में कन्वर्ट करना है, तो उसका हिंट क्वेश्चन में दे रखा है, वो दे रखा 1 बार इज इक्वल टू 10⁻5 पास्कल। तो उस कारणवश मेरे को इसको क्या करना होगा, ये करना होगा 29/2 इंटू 10⁻8 इंटू 10⁻5, इतना हो जाएगा बार। और यहाँ से जब मैं पी फाइनल निकालूंगा दैट विल कम आउट टू बी दिस प्लस 1। तो इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ प्लस 1 करता हूँ तो ये हो जाएगा 4500 प्लस 1, दैट विल कम आउट टू 14501 बार। तो आंसर विल come out to be 14501 bar. So for this question must be option number A, that is 14501 bar.
एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आपको दिख रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कुछ इक्वेशन दे रखा है उसने, देन उसके बाद डेल्टा जी या डेल्टा जी नॉट कुछ सॉल्व करने को दिख रहा है आपसे। तो क्वेश्चन को पढ़ते चलते हैं, क्वेश्चन को एक एक लाइन पढ़ते चलो, हर लाइन से क्या क्या हिंट्स मिल रहे हैं लिखते चलते हैं कहीं पे। जैसे देखो पहला सेंटेंस पढ़ते ही मेरे को ये क्वेश्चन देखते ही मेरे को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन क्या चल रही है। वो चल रही है कि जिंक सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, जिंक 2+ आयन एक्वस, मतलब जिंक सल्फेट में। जैसे यहाँ लिखा है जिंक से जिंक 2+ जा रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है, कॉपर 2+ से कॉपर बन रहा है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, कॉपर 2+ से कॉपर बन रहा है। सबसे पहले तो ये काम करो, ठीक है। तो हर सेंटेंस पढ़ते जाएं, हर सेंटेंस से जो जो समझ में आ रहा हो वो लिखते चलें। अच्छा जी, आगे सुनते हैं। अगला हिंट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2+ आयन इज 10 टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+ आयन। तो ये दूसरा हिंट हो गया हमारे क्वेश्चन के लिए। दूसरा हिंट क्या दे रखा है, पहला हिंट तो ये क्वेश्चन था, दूसरा हिंट मेरे को पता है कि जिंक 2+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 10 टाइम्स दी कॉपर 2+ आयन कंसंट्रेशन। सिंपल है, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है कि डेल्टा जी का एक्सप्रेशन निकालो। अच्छा जी, और आपको गिवन में एक और हिंट है, वो क्या है, ई नॉट दे रखा है। ई नॉट कितना दे रखा है, ई नॉट आपको दे रखा है 1.1 वोल्ट। ओके, सो डेल्टा जी निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला लिखते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log base 10, then you can say log Q। Q की जगह मैं सीधा ही लिख देता हूँ जिंक 2+ आयन डिवाइडेड बाय कॉपर 2+ आयन कंसंट्रेशन। क्योंकि देखो जी ये तो सॉलिड सॉलिड इनकी कंसंट्रेशन तो लिखी नहीं जाएगी, सिर्फ एक कुछ चीज़ों की लिखी जाएगी, मैंने लिख दिया है। अच्छा, एक बात और, कुछ बच्चे यहाँ पे इस क्वेश्चन को जल्दबाजी में सॉल्व कर गए उस साल, जिस साल ये आया था 2017 में, और उन्होंने डेल्टा जी नॉट निकाल दिया और उनका आंसर कुछ इसमें से या इससे शायद मैच हो रहा था। लेकिन आपको डेल्टा जी नॉट निकालने को नहीं कह रहा है, आपसे डेल्टा जी निकालने को कह रहा है। डेल्टा जी नॉट और डेल्टा जी में फर्क है। डेल्टा जी नॉट तो देखो ऐसे ही निकल जाएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का एन एफ ई नॉट। और अगर मैं आपसे कहूं तो माइनस का एन एफ ई नॉट में एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इस इक्वेशन में गेन या लॉस हो रहे हैं। तो आपको दिख रहा है जिंक से जिंक 2+ बन रहा है, कॉपर 2+ से कॉपर बन रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस 2 इलेक्ट्रॉन गेन, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लेना देना चल रहा है। तो एन क्या रखेंगे यहाँ पे 2, कितने इलेक्ट्रॉन का लेना देना चल रहा है। एफ को एफ ही रखा रहने दो, क्योंकि आपका एफ यहाँ पे एज इट इज चारों ऑप्शन में एफ को एफ ही रहने दिया है। ई नोट कितना दिया 1.1, इसको 1.1 डाल दूं, ठीक है जी। तो ऐसा करने से क्या, ऐसा करने से डेल्टा जी नॉट आपका कितना आ गया, डेल्टा जी नॉट माइनस का 2.2 एफ आ गया, ठीक है जी। तो कुछ बच्चे जो अगर जल्दबाजी में डेल्टा जी नॉट निकाल देंगे, वो सीधा सीधा डी ऑप्शन में मार्क करके आ जाएंगे। लेकिन ये गड़बड़ है, डेल्टा जी नॉट नहीं पूछा है आपसे, तो डेल्टा जी पूछा है। तो डेल्टा जी निकालने के लिए पूरा ये काम करना पड़ेगा। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ 2.2 एफ जो मैंने अभी अभी निकाली यहाँ पे, ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूट किया मैंने। 2.303 आर टी को आर टी ही रहने दो, लॉग ये क्या था, ये था 10 टाइम्स ऑफ कॉपर 2+ आयन कंसंट्रेशन। तो कॉपर से कॉपर कट जाएगा, 10 रह जाएगा। लॉग लॉग 10 कितना हो जाएगा, लॉग 10 1 ही हो जाएगा। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस का 2.2 एफ प्लस 2.303 आर टी। तो ऐसा कुछ आपका ऑप्शन मैच करना चाहिए। तो अगर देखूं तो ऑप्शन क्या मैच करना चाहिए, ऑप्शन आपका ऑप्शन बी या ऑप्शन सी में से कुछ आएगा, जिसके हिसाब से ऑप्शन बी मेरे को लग रहा है सही आ रहा है, क्योंकि माइनस का 2.2 एफ वो यहाँ दिख रहा है और प्लस का 2.303 आर टी वो यहाँ दिख रहा है। तो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर शुड बी द ऑप्शन नंबर बी। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन। 12th क्लास का चैप्टर है कॉल्ड एज लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को, देखना जरा क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। आपको प्योर पानी दिया गया है, प्योर वाटर है, जो कि इसके बारे में बताया गया है कि इट विल फ्रीज एट 293 केल्विन एंड 181 बार। तो आपको दे रखा है कि प्योर पानी जो है वो 273 केल्विन पे फ्रीज होता है, ठीक है जी। अभी इसने कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला होगा, जिसकी वजह से डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, उसको फाइंड आउट करवाने की बात कर रहा होगा ये। तो देखते हैं जरा। सबसे पहली बात तो ये कहना चाह रहा है कि आपने कितना इथेनॉल डाला, 34.5 ग्राम इथेनॉल डाला, किसके अंदर, 500 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। तो अगर मैं आपसे देखूं तो वेट ऑफ सॉल्यूट मेरे पास है, वेट ऑफ सॉल्यूट को मैं डब्ल्यू बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वेट ऑफ सॉल्वेंट भी मेरे पास है, उसको मतलब डब्ल्यू ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये है 34.5 ग्राम्स। और वेट ऑफ सॉल्वेंट मेरे पास कितना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है मेरे पास 500 ग्राम्स, ठीक है जी। आगे क्या कहता है, इतना इतना आपने डाला, आपके पास और क्या है, फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट। अच्छा, उसने आपको के एफ भी दे दिया, के एफ कितना दे दिया, 2 केल्विन के जी पर मोल। अच्छा जी, के एफ भी दे दिया, मॉलिकुलर के एफ भी दे दिया, एंड देन मॉलिकुलर वेट ऑफ इथेनॉल भी दे रखा है। मॉलिकुलर वेट ऑफ इथेनॉल भी दे रखा है, मतलब कि आपको मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट भी दे रखा है, वो दैट इज 46 ग्राम पर मोल।
अच्छा जी। उसके बाद कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द चेंज इन द फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज क्या है? अच्छा देखो जरा, एक बात और पकड़ में आ रही है मेरे को यहाँ, कि देखते के साथ ही आप दो ऑप्शंस को तो सीधा सीधा काट सकते हो। कैसे काट सकते हैं भाई? दो ऑप्शन को तो सीधे सीधे काट सकते हो, क्योंकि ये तो कुछ चमत्कारिक बात हो रही है। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर कम हो। ऐसा कैसे हो सकता है? टेम्परेचर बढ़ाने से तो वेपर प्रेशर बढ़ता ही है। तो ये ऑप्शन, ये और ये ऑप्शन तो मैं देखते ही काट दूं, ये तो गड़बड़ है। ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर तो बढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब अब हमारे पास 50-50 रह गया। इट मीन्स कि बी या फिर सी में से कुछ आंसर है। ठीक है जी। अब इन दोनों में से कौन आंसर है ये पकड़ते हैं इन कैलकुलेशन से। इस कैलकुलेशन से आपको ये भी पकड़ में आ जाएगा। ये कैसे करें? जैसे मान लो आपको डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या पता है? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। ठीक है जी। जिसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो डेल्टा टी एफ यहाँ से कितना आ जाएगा? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ। के एफ कितना दे रखा है? के एफ आपको 2 दे रखा है। मोलैलिटी क्या होगा? मोलैलिटी होगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अभी लेकिन ये 500 ग्राम दे रखा है। इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे इंटू 1000 भी करना पड़ेगा। अच्छा जी, इतना काम कर दिया। अच्छा, आई फैक्टर की यहाँ पे जरूरत नहीं है। इथेनॉल है, इथेनॉल किसी भी तरह से एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होता है, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे आई फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, आई ऑलरेडी मैं बाय डिफॉल्ट 1 मान के चल रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, तो फिलहाल अगर हम चलें आगे तो इस कैलकुलेशन को करने की कोशिश करते हैं। डेल्टा टी एफ, तो वो कितना है? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 2 इंटू गिवन मास कितना था? 34.5। मॉलिकुलर मास कितना था? 46। गिवन वेट कितना था इसका सॉल्वेंट का? 500। और ये था आपका 1000। तो ये चीज सॉल्व करने पे अगर डेल्टा टी एफ मैं निकालता हूं तो वो डेल्टा टी एफ मेरे पास आ रहा है कितना? 3। मतलब 3 का फर्क आएगा। अगर एग्जैक्टली अगर आपका जो प्योर पानी था उसका फ्रीजिंग पॉइंट अगर 273 केल्विन था, जो कि यहाँ पे मेरे को इस क्वेश्चन में गिवन भी था, 273 केल्विन था, तो अभी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से। तो डिप्रेशन कितने का डिप्रेशन आएगा? 3 का डिप्रेशन आएगा। अगर 3 का डिप्रेशन आएगा तो आंसर क्या होना चाहिए? 270। मतलब कि 273 से डिक्रीज होके 3 का डिफरेंस आके अब 270 केल्विन पे जाके वो फ्रीज होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे आपको सिर्फ इतना काम करना था कि प्योर वाला तो आपका पानी जो है वो 273 केल्विन पे फ्रीज हो रहा है। अभी जो सॉल्यूशन है वो 270 पे फ्रीज होना चाहिए, लेकिन ये 271 लिखा है। यहाँ पे अगर देखें तो 273 पे प्योर वाला फ्रीज हो रहा है, लेकिन ये सॉल्यूशन 270 पे फ्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेरा डेल्टा टीएफ जो है वो यहाँ से यहाँ तक का ये है डेल्टा टीएफ। तो डेल्टा टीएफ मेरा कितना जा रहा है? 273 से 270 पे। इट मीन करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। Okay, so I hope I helped you. Please subscribe Camp Shiksha. Thank you.